सबको अलग अलग एक्सपर्ट्स आके दूसरे अलग अलग टॉपिक्स पे आपको इंफॉर्मेशन दे पाए ताकि आप फ्यूचर में अपने करियर में अपने लाइफ में डिसीजंस ले पाए, जिससे आप भारत को उस दिशा में ले जाए जहां पे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको तभी समझ आएगा जब आप दूसरी मेट्रो सिटीज में जाते हो। जब G20 समिट हुआ और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, इसको दिल्ली के बाहर हम बाकी इतने शहरों में लेके जाएंगे G20 समिट को, तो आप समझ सकते हैं 2014 से पहले का भारत का पोजीशन क्या रहा होगा वर्ल्ड ऑर्डर में, कि इवेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली फोकस रहते थे। और इवेंट्स दिल्ली फोकस रहने के पीछे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट का उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है कि ऐसा क्यों करना है और क्यों दूसरे प्रदेश को आगे नहीं आने देना है, क्यों यह खाई रखनी है सिटीज के बीच या कैपिटल्स के बीच या मेट्रो सिटीज के बीच। तो ये एक ग्लोबल लेवल डिसीजंस होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, ताकि फिर उसको विक्टिमहुड क्रिएट किया जाए और फिर एक नया और एक सर्कस निकलता है अलग अलग डिमांड्स लेके। जैसे आपको पता है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में जब मैं बात करता हूँ कि हमारा पूरा आर्किटेक्चर जो है वो सीधा हमने वेस्टर्न टेम्पलेट से कट कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। क्या होता है वेस्टर्न टेम्पलेट में, उसमें सिर्फ मेन फैक्टर पे उनका फोकस है। क्या फोकस है कि मेरे को जॉब करनी है इस सिटी में, मुझे फटाफट से बिल्डिंग खड़ी कर देनी है ताकि मैं जल्द से जल्द जॉब के लिए जा पाऊं। और कोई फोकस नहीं है कि कितने एनिमल्स मारे जाएंगे, बर्ड्स मारे जाएंगे, कोई फोकस नहीं एनवायरमेंट का, कुछ भी नहीं। जबकि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल क्या बोलता है कि पहले अगर आपको मनुष्य के लिए कुछ रहने की जगह बनानी है तो सबसे पहले वाटर सप्लाई देखना है, फिर फूड सप्लाई देखना है, फिर मिनरल सप्लाई देखना है, फिर बर्ड्स लाइफ देखना है, फिर एनिमल्स का देखना है, फिर प्लांटेशन का देखना है, उसके बाद फिर आप अपना कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के हिसाब से जाएंगे तो वो पूरा सर्कस नहीं निकलेगा क्लाइमेट एक्टिविज्म वाला, फिर वो एनिमल राइट्स वाला सर्कस नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं? तो ये अब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल में किसी की गिनती नहीं हो रही है, सिर्फ पैसे का वेपनाइजेशन होता है, इमीडिएट कंस्ट्रक्शन होता है, वेस्टर्न टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट किया। इसलिए आप देखते हैं बड़ी बड़ी सिटीज में जहां भी हमने वेस्टर्न टेम्पलेट को कट कॉपी पेस्ट करके कंस्ट्रक्शन कर रखा है, वहां पॉश एरिया में पहले पानी भर जाता है या पानी बंद होता है तो भी पॉश एरिया का पहले बंद हो जाता है। तो ये 3-4 साल बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, इसमें तो हमें एनवायरमेंट को भी देखने का था, फिर क्लाइमेट का भी देखने का था, फिर टेम्परेचर का भी देखने का था। तो जब कभी हम वेस्टर्न टेम्पलेट को हमारे जीवन में कट कॉपी पेस्ट करते है ना, सिर्फ इसमें एजुकेशन से ले गवर्नेंस की हर एक जगह है। तो ब्रिटिशर्स जब कॉलोनीज अपनी छोड़ के गए तो कॉलोनीज ऐसे छोड़ के गए, पूरी कॉलोनीज वर्ल्ड वाइड उन्होंने जॉब मॉडल में कन्वर्ट करवाई। ध्यान रहे मैं 400 साल पहले की बात कर रहा। वर्ल्ड वाइड सारी ब्रिटिश कॉलोनीज को जॉब मॉडल में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि जॉब मॉडल वाली ही वो इकोनॉमी है जो परपेचुअल करीबी वाली इकोनॉमी है। क्योंकि जॉब मॉडल में कभी कोई रिसर्च और इनोवेशन होना ही नहीं है। जॉब जाने वाला क्यों ओरिजिनल रिसर्च करेगा? उसको लग रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट है, उसका एंड प्ले देखेगा। अगर कुछ रिसर्च करना भी है तो एक पूरी सिविलाइजेशन जो रिसर्च और इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप बेस वाली इकोनॉमी थी, उसको गरीब इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए जॉब मॉडल में ले जाया गया। और उसके लिए क्लासरूम का आविष्कार हुआ कि 4 दीवारी में हम कैसे इन लोगों को पैक कर दे 15-20 साल तक। तो इससे बाहर जो आउटपुट निकलेगा वो इतना बेवकूफ निकलेगा 23-24 साल बाद कि वो कुछ भी करने लायक नहीं रहे सिवाय जॉब इंटरव्यू देने के। और प्रूफ इसका प्रमाण यह है कि पेरेंट्स जब खुद स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, मतलब पेरेंट्स को तो पता है कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है, ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। ये पेरेंट्स को पता है क्योंकि उसको अपना बच्चा पैसे लगाने लायक लग ही नहीं रहा, तभी तो वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा है। समझ रहे हैं कि क्यों ये जॉब मॉडल कैसे स्थापित हुआ? तो क्लासरूम में मेमोरी बेस्ड टेस्ट हो रहा है 3 घंटे की एग्जाम देके। ब्रिटिशर्स ने ये क्यों किया? ब्रिटिशर्स ने ये इसीलिए किया क्योंकि इन्वेडर्स आने से पहले भारतीय महिलाएं विश्व के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में आती थे। इंडियन वुमेन वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑन अर्थ। 3 सेक्टर तो क्लियर है जो मेरे टॉक्स में मैं बताता हूँ,
जो इंडियन वुमेन डोमिनेट करती थी पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्पाइसेस, 3 इंडस्ट्री सेक्टर्स पूरी की पूरी इंडियन वुमेन डोमिनेट करती थी। इन्वेडर्स आने से पहले तो अब वुमन को ही फोकस बना के पूरी सोसाइटी को जॉबर में कन्वर्ट करना है। इसीलिए मेमोरी टेस्ट हो रही है, बिकॉज मेमोरी इज मोर ऑफ अ फेमिनाइन नेचर, इज नॉट मैस्कुलाइन नेचर। तो रैंक्स गर्ल्स के आने ही है, समझ रहे हैं? तो वो जानबूझ करके गर्ल्स और बॉयज को साथ में बिठा के को एजुकेशन लेके आए, इक्वलिटी के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी को जॉबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बताया ये गया कि एक मार्कशीट दी जाएगी, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। नेचुरल ह्यूमन बॉडी 1 या 2 चीज की एक्सपर्ट होती है, तो जानबूझ करके आपको हैमर किया जा रहा है। 10-15 साल तक भी तुम्हारा बेटा इस चीज में अच्छा नहीं है, तो 15-20 साल तक तुम फोकस करो जिस चीज में आप अच्छे नहीं हो। फिर 40 साल तक HR वाला ढूंढता रहेगा तुम किस चीज में अच्छे हैं। दैट इज द सिस्टम। अभी वो चाह रहे हैं कि यही सिस्टम कंपनीज में कंटिन्यू रहे, तो कंपनीज में आपको एक डेस्क पे बिठाया जाएगा, टेबल पे, और उस पूरे डिपार्टमेंट का खाली 5% वर्क आपको दिया जा रहा है। वही 5% वर्क तुम पूरा 10 घंटा घड़ी घुमाओ। मतलब मार्केट के बारे में तुमको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए कि मार्केट कैसे ऑपरेट होता है। तो जिस प्रकार 15-20 साल क्लासरूम में आपको कैद कर दिया और मार्केट का पता ही नहीं लगा, बिल्कुल वैसे ही कंपनीज आपको कैद कर देती है एक डिपार्टमेंट के सिर्फ 5% वर्क में। मतलब वो डिपार्टमेंट भी पूरा आप नहीं सीखोगे। अब कोई अगर ज्यादा स्मार्ट निकला और मार्केट समझ भी लिया, तो कंपनीज ने तय करके रखा है कि हर तीसरे साल इसको अननोन सिटी में ट्रांसफर देना है। अगर गलती से आपने मार्केट समझ लिया तो ये इन्होंने प्रावधान कर रखा है। तो ब्रिटिशर्स जब उन्होंने देखा कि यह एक ऐसी इनोवेटिव सोसाइटी है जहां पे सारे के सारे एंटरप्राइजिंग है, और सिर्फ जिसके हाथ पैर कुछ गड़बड़ है या दिमाग से वो सीख नहीं पा रहा है, सिर्फ वो लोग जॉब करते हैं इस कंट्री में। जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने यह तय किया कि एक पूरा बाबूडम क्रिएट करके जाएंगे, कॉलोनीज में छोड़ के जाएंगे। ऐसा बाबूडम की लॉयर अगर बनाया है मैंने, तो लॉयर खुद अपना डोमेन डिस्ट्रॉय करके ही पैसे बना सकता है। मतलब अगर केस सॉल्व हो गया तो उसको फीस नहीं मिलेगी, अगर क्राइम सॉल्व हो गया तो पुलिस को बजट नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर, अगर ट्रीटमेंट हो गई पेशेंट की तो डॉक्टर को फीस नहीं मिलेगी। तो हर एक जॉब ऐसे क्रिएट किए गए कि वो खुद अपना डोमेन बर्बाद कर रहा है, उसको पैसे मिलेंगे ही नहीं सिवाय उस डोमेन को बर्बाद किए। या ब्रिटिशर्स सारी कॉलोनीज में यह सिस्टम छोड़ के गए, समझ रहे हैं? अगर कोई पॉलिटिशियन आया इलेक्ट होके और उसने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम किस बात के वोट मांगेगा? सो अंडरस्टैंड कि ये एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म अब 15 डिजाइन की शर्ट बना रही है। तो कहीं से एडम स्मिथ अपना कैपिटलिज्म लेके आया है, बोलता है मैं देता हूं डिवीजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तुम्हारे 14 डिजाइन्स मार्केट में से हटा लो, तुम्हारा पैसा मुझे दे दो, मैं फैक्ट्री लगाता है, तुम मेरे जॉबर्स बन जाओ। और जब 95% वेल्थ 5% लोगों के हाथ में आ गई, उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जो चीजें फ्री में मांग रहा है। तो पॉलिटिशियंस हमें बड़े बुरे लगते हैं जब आके बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वाटर फ्री, बस ट्रैवल फ्री। हमको बुरे लगते हैं, पर क्या हमने ये सोचा कि पहले ही एडम स्मिथ ने 95% वेल्थ 5% लोगों के हाथ में चली गई है जॉब मॉडल के चलते। जब सोसाइटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन हो ही चुका है तो वो फ्री में मांगेगा। भाई आर यू सरप्राइज? राइट। तो इसका मैं आपको जीवंत उदाहरण मेरे टॉक्स में भी मैं देता हूँ, बार बार बताता हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर बेचारा एम्प्लॉय है, पैसा किसी और का लगा है, डॉक्टर सिर्फ एम्प्लॉय है। तो एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म के हिसाब से उसने तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, पेशेंट को बीमारी है या नहीं उसने चीर फाड़ देना है उसको, क्योंकि प्रॉफिट अचीव करना है। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय है, ध्यान रहे। और फिर जब इस हद तक का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है कि वह मनमानी फीस चार्ज कर रही हैं जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, क्योंकि सबका पैसा लगा हुआ है उस हॉस्पिटल के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर कार्ल मार्क्स का जन्म होगा और प्रधानमंत्री जी को 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देना ही पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, जब आप एक्सप्लॉयटेशन कर ही लोगे तो कार्ल मार्क्स पैदा होगा। और बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे कि कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ अलग अलग है। वो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का पेमेंट
एडम स्मिथ को ही जा रहा है। तो जिन जिन लोगों को इकोनॉमिक्स की स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म एंड कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ कम्युनिज्म। जब आपको समझ में आएगा कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ कम्युनिज्म न कार्ल मार्क्स, तो अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर डिबेट चल रही थी कि लाडली बहन योजना हो रही है, बहुत बुरी बात है, टैक्स पेयर को अच्छा नहीं लगता है, मिडिल क्लास वोटर्स को भी अच्छा नहीं लगता है। ट्विटर पे सब बोल रहे थे कि भाई इतना पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम मेहनत करते हैं, हम टैक्स भरते हैं, विरोध नेचुरल है, मुझे भी नहीं पसंद कि क्यों भाई कैश क्यों ऐसे फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन बात हमें यह समझनी पड़ेगी वोटिंग के दिन की, रियलिटी की, कि अगर हिंदू वोट करने जाएंगे ही नहीं, आधा से ज्यादा हॉलिडे मना रहा है, उस दिन तो वोटिंग बूथ तक लाने के लिए आपको कैश देना ही पड़ेगा। और ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में वो पार्टीज हैं जो बोल रही है कि हम 10 गुना ज्यादा बांट देंगे, पूरा स्टेट बैंकरप्ट करेंगे। अभी जो कर्नाटका का हाल हो रहा है, उससे पहले केजरीवाल ने जो किया, तो अगर वो 100 गुना बांटने वाले हैं तो 10 गुना 10 टाइम्स कम अगर आप बांट रहे हो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग पावर में आएंगे और पूरा बैंकरप्ट करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरा सरप्लस छोड़ के गए थे, इकोनॉमी को इलेक्ट नहीं हो पाए। अगर उन्होंने बांट दिए होते 2000 काम करके गए, सरप्लस छोड़ के गए और फिर 10 साल पूरा बैंक करप्ट किया गया, देश को बांट बांट के करप्शन में। और दूसरा यह भी समझना है कि अगर बांटने की ही बात हो रही है तो एडम स्मिथ कोई कम खा रहा है क्या? जिस बड़े बिजनेसमैन को आप कम रेट पे लैंड दे रहे हो, उसको PLI स्कीम दे रहे हो सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बड़े वाले ऊपर वाले भी तो कैश ले रहे हैं। अच्छा, और जो मिडिल क्लास विरोध कर रहा है कि कैश फ्री में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो अगर हम एडम स्मिथ को पैसा बांटना बंद करेंगे इंडस्ट्री डालने के लिए, तो मिडिल क्लास जॉब कहाँ करेगा? तो थोड़ी रियलिटीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल साफ कहता है फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स, जो जिसके लिए ये राज्य जाना जाता है, गुजरात और राजस्थान। एटलीस्ट ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं। जनरेशनल वेल्थ, लिक्सी बिजनेस, और लिक्सी बिजनेस को सही टाइम पे अगर आपने पेरेंटिंग सही से करी है और नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम सही से किया है, तो उसने सही से एक्सपैंड भी कर दिया होगा और बिजनेस डाइवर्सिफाई भी कर लिया होगा। यह नहीं किया है तो हम बहुत सारे बिजनेस हाउसेस आज देख रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो उनको जॉब में ही जाने दो। ये दिखाता है कि पेरेंटिंग कितना एब्सेंट है, और मोर प्रिसाइसली फादरिंग कितना एब्सेंट है। फादर को पता ही नहीं कि उसका कुछ रोल है, उसको लगता है खाली बिल पे करना है, मैंने फादरिंग का रोल ही नहीं पता जिसको, क्योंकि 30 साल से स्क्रीन पे जो फादर दिखाया जा रहा है, बेचारा साइड पे ऐसे ही खड़ा है सीरियल में, और सारी लेडीज फाइट किए जा रही है। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस फादरिंग के रोल का है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को लाइफ स्किल्स के लिए जिसने ग्रूम करना है, अगर वो खाली कैश कलेक्शन में बिजी है, तो जो पूरा वेल्थ जो आपने एक्यूमुलेट किया उसका फिर कोई मतलब नहीं है। दादाजी बेचारे पैर घिस घिस के थक गए, पूरा एम्पायर खड़ा किया, और बच्चा आइडिया लेके आता है ये बिजनेस बेच कैसे। वो बोल रहा है मेरे को स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप करना है, कैसा करना है? कुछ ऐप बना दूंगा और 1.5 साल में बेच दूंगा। वो ऐप बेचने का, बनाने से पहले बेचने का आइडिया है उसके पास, समझ रहे हैं? तो ये दिखाता है कि कितना फादरिंग एब्सेंट है। और यह जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स पर आएंगे, क्योंकि बहुत सारा इसका लिंकेज जियोपॉलिटिक्स से है, तो ये पूरा क्लासरूम टू जॉब मॉडल जो सेट किया गया देशों को बर्बाद करने के लिए, उसके पीछे सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी पाउंड और डॉलर, इन दोनों का बहुत महत्व का रोल था। इन्होंने जिस प्रकार से करेंसी का गेमिंग किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा तबाह किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा तबाह किया, डिफेंस और स्पेस हमारा डेवलप नहीं होने दिया, तो एक फेक पूरा IT सेक्टर खड़ा किया गया US के डिफेंस डिपार्टमेंट में से, और डॉलर की सैलरी छाप छाप के बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई खड़े किए गए। बोला गया कि तुमको डॉलर की सैलरी मिलेगी, तो हमारा पूरा मेरिट वो कुली वाले काम में लग गया। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए पेमेंट डॉलर वाली हुई, ना डिफेंस डेवलप हो पाया,
ना स्पेस डेवलप हो पाया, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना एग्रीकल्चर। तुम्हारे बाकी सारे सेक्टर डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फेक आईटी सेक्टर खड़ा किया गया, और हमारी आईटी सेक्टर की कंपनीज ये सोच रही थी कि हम अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम फेक इनवॉइसेस बिलिंग आवर्स के सबमिट कर रहे हैं और हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो थोड़ा हमें जियोपॉलिटिकली क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं इस राष्ट्र में ये समझने होंगे। अभी रिसेंटली डॉग वाला इशू चला कि स्ट्रीट डॉग्स छोड़े जा रहे हैं और इतने सारे यूथ है 2 कंट्रीज में वो लोग अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों कंट्रीज में फैमिली मेंबर्स को हटा हटा के कुत्ते बिल्ली घर में घुस चुके हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यंगस्टर्स को ये जानना जरूरी है कि डीप स्टेट क्या प्लान कर रहा है भारत के लिए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में फैमिली मेंबर्स को हटा के कुत्ते बिल्ली घर में घुस चुके हैं। तो एक तो बर्थ रेट पूरा जा चुका है, उस पर से सिंगल चाइल्ड से डिवोर्स रेट्स, और अब कुत्ते बिल्ली। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फंड कर रहा है। कौन फंड कर रहा है? डीप स्टेट की टूल के कंपनीज जो पेट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे खिला के कुत्ते छुड़वा रहे हैं आपके एरियाज में, स्ट्रीट डॉग्स जिसको बोला जाता है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि पेट डॉग्स वाले फोटो आप डालो सोशल मीडिया पे, फिर यह जो यंगस्टर्स हैं उनको बेवकूफ़ बना के इमोशनल करके यह 1 वीक तक उस स्ट्रे डॉग को खाना खिलाएंगे, फिर घर पे आके जिद करेंगे कि मेरे को ब्रीड चाहिए, उसको देसी वाला नहीं चाहिए, उसको ब्रीड वाला ही चाहिए। जी सोशल मीडिया पे देखा था वही। अब क्योंकि सिंगल चाइल्ड है तो कभी किसी से शेयरिंग कुछ किया नहीं, उसके सिबलिंग्स थे ही नहीं, उसके भाई बहन कुछ है ही नहीं, सारा दादा दादी का सारा रिसोर्सेज उसका है, नाना नानी का पैसा भी उसी का है, किसी से कभी कुछ शेयर किया ही नहीं। तो ह्यूमन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है उसको आता ही नहीं है। तो कुत्ता बिल्ली को टॉर्चर कर रहा है, वो 5th फ्लोर पे ले जाके घसीट के। ये चल रहा है हमारी Tier 1 सिटीज में, ये चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों में जो डॉग बाइट्स के बाद जो दवाई लगती है वह वाली कंपनी और पेट इंडस्ट्री, यह दोनों की दोनों अपने प्रॉफिट्स के लिए फैमिली मेंबर्स को घर से हटा चुकी है। डीप स्टेट क्या क्या कर रहा है ये आपको समझना है। इंडिया यूएस की डील अभी अटकी हुई है, ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। स्पेशली आईटी सेक्टर वाले जिनको लगता है शायद बच जाएंगे, वो बहुत उनको लगता है कि बच जाएंगे शायद, बोलते हैं जल्दी डील हो जाए। डील क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि डायबिटीज की कंपनी ने MOU करके रखा है क्रॉप साइंस की कंपनी के साथ। दोनों ने मिलकर ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन फंड किया है और ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हम इंडिया में घुसाएंगे, सबको डायबिटीज ब्लड प्रेशर होगा, आपको लाइफ टाइम कस्टमर मिलेगा। यहां से भारत कह रहा है यह GMO सीड्स हम नहीं लेंगे। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? तो वर्ल्ड का कॉमन प्रॉब्लम जो ये क्राइसिस आने वाला है, जो मैं बताता हूं वो क्राइसिस क्यों आने वाला है, उसका सिंपल कारण यह है कि मुझे बिना कुछ किए किसी और के बिजनेस में पैसा लगाना है और मुझे रिच हो जाना है। इस आइडिया की वजह से आज विश्व में इतने सारे लोग ऐसे हो गए जिनको बिना कुछ काम किए रिच बनना है। और अब रियलिटी में जिसको हाथ पैर यूज करके कुछ रियल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वैसे लोग अब बचे ही नहीं है। इस वजह से यह क्राइसिस आ रहा है जो आने वाला है। समझ रहे हैं? तो अब मैंने अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल ने किसी मरीज का ऐसे ही फाड़ देना है बॉडी प्रॉफिट के लिए, क्योंकि पैसा डॉक्टर का तो लगा नहीं, वो तो बेचारा एम्प्लॉय है, उसको तो प्रॉफिट का टारगेट दिया गया है, सैलरी ले रहा है, उसको तो करना ही पड़ेगा वो टारगेट अचीव। समझ रहे हैं? तो ये दोनों जो मॉडल्स हैं एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स के, ये दोनों के दोनों मॉडल्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या विक्टिमहुड दो में से एक की वजह से 60% डिवोर्स रेट्स तक पहुंच चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज में 60% और दूसरे की वजह से चाइना में पूरा का पूरा उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाया जा रहा है लेबर अब्यूज करके। तो एक जगह पे करेंसी प्रिंटिंग हो रही है तो डेमोनिक लेवल पर कंजम्पशन चल रहा है करेंसी छाप छाप के, और दूसरी जगह डेमोनिक लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है लेबर को अब्यूज कर करके। एक कार्ल मार्क्स और एक दूसरा एडम स्मिथ, और इन दोनों को भारत से प्रॉब्लम है, गुजरात और राजस्थान से तो होना ही चाहिए, क्योंकि
यही एक फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स है जो बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के अपना इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, बिना किसी के एक्सप्लॉयटेशन टेक, और वो होता है जनरेशनल वेल्थ। तो अब आप तय कर लो कि क्या दादाजी आपको एक्सप्लॉयट करें, कोई अननोन बॉस करे, या आपको कम्युनिस्ट स्टेट चाहिए जो आपको एक्सप्लॉयट करे। तीन में से एक तो एक्सप्लॉयट करेगा, आप तय कर लेंगे कौन करे। समझ रहे हैं? एटलीस्ट दादाजी के केस में वेल्थ तो आपके घर में रहेगी। तो दादाजी बड़े इनको पैट्रियार्क लगते हैं, बोलते हैं बड़े पैट्रियार्क मैं पैसे मांगने जाता हूँ, दादाजी पैसे नहीं दे रहे, मैं क्यों फैमिली बिजनेस में काम करूँ। तो बैंक आपको बड़ी अच्छी लगती है जब एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है, तब तो मुंह नहीं बनाते आप के बैंक ने रिजेक्ट कर दी लोन। दादाजी कुछ 1 घंटा ज्यादा बैठने को बोलते हैं। फैमिली बिजनेस में तो दर्द आ रहा है बड़ा पेट में, एम्प्लॉयर बिछा रहा है 5 घंटे एक्स्ट्रा तो मजे आ रहे बड़े, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तय कर लें कि आपने करना क्या है, बिकॉज ये सारी कंपनीज अब बोल रही है कि हमें आई लगाएंगे, हमें आई लगाएंगे कि हमको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। अब मुझे यह बताएं, जो कंपनी एआई और ऑटोमेशन लगाने वाली है और जॉब भी नहीं देने वाली, और मेरे पेरेंट्स उसके स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, मेरे को स्टार्टअप का पैसा दे नहीं रहे, तो मुझे किसका प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, ये प्रश्न आएगा आने वाला है। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के और 10 ईयर्स के जो मैंने प्रेडिक्शंस दिए हैं, एक तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिन्हें पता होगा उसको पहले मैं बता देता हूँ। 2021 से जो मैंने दिए हैं, एक तो यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ ज्यूविश मेजॉरिटी एंड ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी। दूसरा मैंने दिया है 2030 के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का कोई यूज नहीं है, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे पीपल विल लैफ एट यू। तो 2030 के बाद टेक्नोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज और यूएस डॉलर दोनों को कंप्लीटली हटा देंगे। मतलब मैं यहां से यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूं रुपीस में, तो रशिया में उसका जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको रियल टाइम रूबल में मिल रहा है, बीच में डॉलर का कोई काम नहीं है। मैं यहां से गुजराती में बात कर रहा हूं, तमिलनाडु में वो तमिल में रियल टाइम सुनाई दे रहा है, चाइना मैंड्रीन में सुनाई दे रहा है, बीच में इंग्लिश लैंग्वेज का कोई काम नहीं है। तो टेक्नोलॉजी डॉलर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को पूरा हटा रहा है बाय 2030, जिसका मतलब होता है कि आईटी सेक्टर पूरा गया, क्योंकि वो डॉलर के ही साथ उसका जन्म हुआ था। पूरा आईटी सेक्टर का पेमेंट नहीं होने वाला है। अच्छा, उसके क्लाइंट्स भी जो है वो यूएस की बैंकिंग सिस्टम है, वेस्ट की बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस कंपनीज हैं। जब बैंक एक्सिस्ट ही नहीं करने वाली, क्योंकि वो क्रिप्टोज और सीबीडीसी में जाने वाले हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर मैं आपको पूछूं कि लास्ट अब कौन सी बैंक ब्रांच में कब गए थे, सिवाय आपका कैश ट्रांजैक्शन, तो मुझे नहीं लगता कोई गया होगा। और बैंक्स में ऑलरेडी बैंकिंग हो ही नहीं रहा है, उसमें इंश्योरेंस और वही चल रहा है, दूसरा म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो जैसे एटीएम्स गायब हो गए, बिल्कुल वैसे एनआईएम एक्सपेक्टिंग के 500 के नोट पे कुछ ना कुछ इसी साल पहले वॉलंटरी होगा, फिर मैंडेटरी हो सकता है। पहले तो वॉलंटरी होगा बिकॉज देयर आर पॉलिटिकल रिपरकशंस। सो इंग्लिश लैंग्वेज और आईटी और यूएस डॉलर ये दोनों का एंड हो रहा है बाय 2030। बीच में कोई काम नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शंस में, तो सारी कंट्रीज के बीच झगड़े करवाने वाले, सारे स्टेट्स के बीच झगड़े करवाने वाले। सपोज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, अभी 10 घंटे जॉब में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को दिया है, तो ऑब्वियसली नेचुरल है कि मुझे घर पे आके मराठी के बारे में इनसिक्योरिटी फील हो रही है। वेरी वेरी नेचुरल, राइट। यही चीज आपको गुजरात और राजस्थान में नहीं दिखेगी। वो कभी नहीं बोलेंगे कि हिंदी की इम्पोज हो रहा है। पता है क्यों? बिकॉज दीज आर एंटरप्राइजिंग स्टेट्स। इनको कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, इनको कभी कोई चिंदी गिरी के लिए प्रोटेस्ट नहीं है। तो आपको जो सारे प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब मॉडल वाले स्टेट में ही प्रोटेस्ट दिखाई देंगे। उन्हीं को चीजें फ्री में चाहिए। एंटरप्राइजिंग वाला कभी बच्चे को लायबिलिटी समझता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जॉब जाने वाले स्टेट्स बच्चों को लायबिलिटी मानते हैं, समझ रहे हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं वो भी बच्चों को लायबिलिटी नहीं मानते। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार पूरे देश का नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ यह 2 स्टेट देख रही है। इसराइल भी उत्तर प्रदेश के लोगों को बुला रहा है गाजा में, क्योंकि उनका बर्थ रेट मेंटेन है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाओं ने पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी का ठेका ले रखा है बर्थ रेट मेंटेन करके।
बाकी सारे स्टेट्स का जो हाल है, मतलब अगर अभी बर्थ रेट मेंटेन नहीं हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन की डॉटर्स को बालिका वधू करना पड़ेगा। अगर उन्होंने बालिका वधू नहीं किया तो उसके बाद सती और जोहर करने की बारी आएगी महिलाओं की। समझ रहे हैं कितना सीरियस मैटर है बर्थ रेट वाला। बर्थ रेट इस 95% ऑफ योर इंटरनल सिक्योरिटी। कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई स्टेट, कोई पुलिस, कोई जुडिशरी बचाने नहीं आएगी। आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में क्या चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू वोट, बट अगर एक रेडिकल मॉब आके बीच में खड़ा रह गया, उस दिन आपका वोटिंग नहीं होने का है। आप जुडिशरी में चले जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलो राइट टू वोट है, जुडिशरी सुनवाई करेगी। ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट इलेक्शन में बोलेगी कि भाई ध्यान रखना इसको वोट करने नहीं मिल रहा है। इसके एरिया में जो चल रहा है अभी बंगाल में बाय द वे, तो जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और पुलिस ज्यादा से ज्यादा आपको कंपनसेशन दे सकते हैं। आपका राइट तो गया, आपका राइट्स खाली आपका बर्थ रेट मेंटेन करेगा। ओनली योर फैमिली नंबर्स एंड योर कम्युनिटी नंबर्स। और जो लोग भी यह सोच के बैठे हैं कि हम वेल्थ इकट्ठा करेंगे, वेल्थ इकट्ठा करने में इतने बिजी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मैं जाता हूं तो साफ बताता हूं कि 4 साल बचे हैं, बहुत ब्लड शेड होने वाला है। बैग्स पैक करके गुजरात भागना पड़ेगा। 4 साल बचे हैं। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितनी भी पेमेंट्स हो रही है, सारे इलीगल्स जो हैं हथियार खरीद रहे हैं। इनफ सबकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी बांट दी गई है। किसी फ्राइडे के दिन बड़े बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी बट चुकी है। किसी फ्राइडे के दिन उनको पता भी नहीं, उनको लग रहा है कि वो एसी रिपेयर करने आया है, वो प्रॉपर्टी देखने आया है। उसको 10 साल बाद पता लगेगा जब होगा 10 ईयर्स लेटर ही विल रियलाइज कि क्या प्लानिंग चल रहा था मेरे इर्द गिर्द। समझ रहे थे। अब ये जियोपॉलिटिकली आपको अगर आप पूरा मैप देखोगे तो देयर आर ओनली 2 थिंग्स, वन इज जम्मू एंड सेकंड इज जेरूसलम। जम्मू ने आपको 2 धर्म दिए गंगा पे और 2 धर्म दिए इंडस पे। जेरूसलम ने आपको 2 रिलीजन दिए। जो सऊदी अरेबिया में हुआ वो डेजर्ट प्रैक्टिसेस को अब्राहमिक कमांडमेंट्स के साथ मिक्स करके खिचड़ी क्रिएट किया। सर व्हेन आई से जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेदाह, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो प्रेडिक्शन मैंने दिया है कि यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, तो यह सारे NRI जो वेस्ट में से डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद, पिटाई होने के बाद वापस आने वाले थे UAE, सारे के सारे, क्योंकि भारत नहीं आ पाएंगे। एरोगेंस का लेवल उस लेवल पे है, भारत नहीं आ पाएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करके सारे के सारे गल्फ जाएंगे। UAE और बहरीन। तो प्रधानमंत्री जी वो जो आई में कॉरिडोर की बात करते हैं, गुजरात महाराष्ट्र के पोर्ट से UAE से बाया सऊदी अरेबिया रोड रूट से इसराइल के हाइफा तक, हाइफा से ग्रीस और ग्रीस से आगे, दैट इज द आई में कॉरिडोर। दूसरा कॉरिडोर है जिनको भी बिजनेस करना है, आपको किस एरियाज में प्लान करना है, दीज आर योर जियोग्राफीज जहां पे आपको बिजनेस प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट 1000 ईयर्स की प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो आई में कॉरिडोर पूरा। दूसरा कॉरिडोर ISTC जो चाबहार पोर्ट ईरान से ऊपर रशिया तक जाएगा। और तीसरा चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर जो चेन्नई से लेके पूरे साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करके रशिया तक। दीज आर द 3 मेन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो नेक्स्ट 1000 साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई काम नहीं है, वेस्टर्न क्लाइंट्स का कोई काम नहीं है। कौन सी लैंग्वेजेस लर्न करनी है? चाइनीज, जापानीज, रशियन, अरेबिक। दीज आर द लैंग्वेजेस यू नीड टू फोकस। दीज आर द फ्यूचर बिजनेस मार्केट कस्टमर टारगेट एरियाज। यह समझना है कौन से सेक्टर्स IT विल बी गॉन इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि AI का चॉइस नहीं है। आई एम सेइंग कितने लोग वो एम्प्लॉय कर पाएंगे और कितना पेमेंट कर पाएंगे। राइट, इट विल बी हार्डली 2 to 5% ऑफ व्हाट IT सेक्टर करेंटली। ओके, तो सारी पेमेंट नॉन टेक रोल्स में होने वाली है। वह चीज मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस। दीज आर द सेक्टर्स जिसमें आपको फोकस करना है। डिफेंस और स्पेस में आपको पूरा मार्केट मिलेगा। सऊदी अरेबिया से लेके लाओस, कंबोडिया तक पूरा मार्केट आपके लिए खुलेगा। नेक्स्ट 30 साल जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस करना है, दीज आर दी एरियाज। समझ रहे हैं? सर्विसेज सेक्टर को हिट लगने वाली है बहुत बड़ी, क्योंकि वो पूरा क्लासरूम टू जॉब मॉडल 2030 के बाद पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें पेमेंट हो पाए। इट वाज बेसिकली जो स्लेव बिके जा रहे थे उनको ब्रिटिशर्स ने कैंपस प्लेसमेंट का नाम दे दिया। पेरेंट्स से ही फीस लेके
समझ रहे हैं? तो मार्केट में एक एक स्लेव को बेचा जाता था ऐसे बता के, इसका हाइट ऐसा है, ये इतना काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने बोला कि चलो पहले 15-20 साल पेरेंट्स से पैसे निकलवा लेते हैं। दिस इज हाउ द ब्रिटिशर्स इज वेरी स्मार्ट। तो अभी सिंस दिस मॉडल इज गोइंग टू क्लोज बाय 2030, तो आपको एंटरप्राइजिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना है, राइट? तो जैसे अभी यूपीआई से हम पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे एक यूएलआई आ जाएगा, मतलब आरबीआई आपको डायरेक्ट वॉलेट पे लोन दे पाएगी कुछ समय, और वो भी लो रेट इंटरेस्ट रेट पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो करेंसी का पावर जैसे रूपी में आएगा तो बहुत सारे सिटीजन्स को डायरेक्ट लोन आपको ही वॉलेट पे ही मिल जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए जो फंड चाहिए बेसिकली, जैसे उन्होंने अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब मुफ्त के पैसों से उन्होंने बिल किया जीरो। लास्ट 30 ईयर्स का अगर आप एवरेज निकालो तो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0.3% फ्री मनी, ऑलमोस्ट फ्री मनी, मुफ्त के पैसों से पागल भी इनोवेट कर लेगा। व्हाट्स न्यू अबाउट इट? सो जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है डॉलर का, उसमें से सारा इनोवेशन वो कर पाए मुफ्त के पैसों से। ना सिर्फ उन्होंने ये किया, उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो इंडेक्सेस हैं वो भी सारे के सारे वॉचअप किए, जैसे पर कैपिटा इंडेक्स। इससे बड़ा बेवकूफ़ी भरा कोई इंडेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा वेल्थ अगर एक व्यक्ति के पास है, फिर भी कंट्री का पर कैपिटा का नंबर वही आएगा, टोटल वेल्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इससे बड़ा फुलिश कोई इंडेक्स हो ही नहीं सकता। 27% अमेरिकन हाथ सब्जी लेने के लिए लोन ले रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उस पर कैपिटा का क्या करूं मैं? अचार डालूं हाइपर कैपिटा का? बिल्कुल वैसी ही बदमाशी उन्होंने जीडीपी के साथ किया। जीडीपी के फार्मूला में इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन एक कैपिटल आइटम है, एक रेवेन्यू आइटम है। अब 11th क्लास का कॉमर्स का बच्चा बता देगा कि अगर मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना है तो कैपिटल आइटम के साथ रेवेन्यू आइटम कैसे ऐड हो सकता है? उन्होंने करा और सब चलाते आ रहे हैं उसको। आईएमएफ से लेके सारे के सारे सारी बॉडीज क्यों कर पा रहे? क्योंकि रिजर्व करेंसी स्टेटस था। तो आज अमेरिकन बिजनेसमैन 10-10 करोड़ की लोन ले रहा है, कल आके और 20 करोड़ की लेगा। 0.3% इंटरेस्ट रेट, मुफ्त का पैसा। ये कैन नॉट बी देम इन जीडीपी। उन्होंने कंजम्पशन ऐड कर रखा है विद इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं क्या गेन चल रहा है इतनी बड़े लेवल पे? सब कंट्रीज का जब वो निकालते है जीडीपी का इंडेक्स, तो एक रेवेन्यू आइटम को ऐड कर रहे हैं कैपिटल आइटम के साथ और बोल रहे हैं हम तो ऊपर हैं, सबसे ऊपर। तो आप इंडियन बिजनेसमैन को जरा बोल के दिखाओ कि आज लोन लिया है, कल वापस 10 करोड़ का लोन कैसे लेंगे 10-12% पे, जैसे इंडियन बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। आप जरा अमेरिकन को बोल के दिखाओ, चला के दिखाए कोई बिजनेस है ना, तो वो पूरा फ्री मनी वर्ल्ड है जहां पर इसका कोई काम जरूरत ही नहीं है। जब पैसा ही फ्री है वहां करप्शन होगा क्यों? राइट, वहां पे रूल्स बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स फॉलो होंगे। क्योंकि वो छुट्टी ले सकता है। जब पैसा ही मुफ्त का है तो वो करप्शन क्यों करेगा? तो जब कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें पहले समझनी होगी कि चल क्या रहा है। दूसरा, चाइना का पूरा मैन्युफैक्चरिंग है जो बिल्ड हुआ पूरा का पूरा वॉल स्ट्रीट से फ्री डॉलर सप्लाई करके, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनको करवाया गया। पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने वेस्ट से चोरी करी, मुफ्त का वॉल स्ट्रीट फाइनेंस का डॉलर्स मिला उनको। क्योंकि यहाँ पे करेंसी छाप रहे थे और वहां प्रोडक्शन हो रहा था। पूरे वर्ल्ड का करेंसी एक जगह छप रहा है और प्रोडक्शन एक जगह पर ही हो रहा है। बेसिकली चाइना के लोगों का अब्यूज करके बाकी का वर्ल्ड डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहा है। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करके देखो उस प्राइस पॉइंट पे तो आपको पता चलेगा, और वो करने के बाद फिर चाइना के ऊपर रिपोर्ट निकालते हैं लेबर अब्यूज का। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? तो डॉलर तय कर रहा है कि कौन सी सिटी पॉल्यूट होगी। डॉलर अपने परचेसिंग पावर से तय कर रहा है कि कौन सी सिटी पॉल्यूट होंगी। फिर तुम्हारे ऊपर क्लाइमेट का रिपोर्ट निकालते हैं। अपना क्लाइमेट क्लीन रख के, अपने नेचुरल रिसोर्सेस इंटैक्ट रख के, डॉलर के परचेसिंग पावर से तुमसे 12 घंटे काम करवा के रियल गुड्स लेके जा रहे हैं। तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेस खाली करके, तुम्हारी सिटी पोल्यूट करके, फिर तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट निकाल रहे हैं काय में पोल्यूशन का। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? तो यह जो जियोपॉलिटिक्स है, जब समझ में आई तो डी डॉलराइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ, और वो प्रोसेस मेरे हिसाब से माय एस्टीमेट इस
जिस दिन उनका वीजा रिजेक्ट हुआ उस दिन से स्टार्ट हुआ। तो जिस दिन उनका वीजा रिजेक्ट हुआ वो बोले मीडिया को कि मैं अमेरिकन्स को इधर लाइन अप करूंगा वीजा के लिए। तो जो मुझे समझ में आता है कि शिंजो एबे वाज द कॉन्सेप्ट मैन ऑफ डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। और फिर वो 6 दिन के लिए जापान गए और तय हुआ कि गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच एक ऐसा हब बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड को डी डॉलराइज करेगा। उसमें से गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया। फिर अचानक से जापान बन जाता है पार्टनर कंट्री टू द स्टेट ऑफ गुजरात और वाइब्रेंट गुजरात समिट स्टार्ट होती है। 2-3 वाइब्रेंट गुजरात समिट होने के बाद गुजरात मॉडल रेडी हो गया। अब पूरे वर्ल्ड को डी डॉलराइज करना है तो कैसे होगा? तो करेंसी का कॉन्सेप्ट यह कहता है दैट गोल्ड इज द ओनली रियल करेंसी, दैट इज द करेंसी। बाकी सब फेक है, बाकी सब एंट्रीज हैं, चाहे आप डिजिटल एंट्रीज बोलो या पेपर नोट्स बोलो, जो भी बोलो। गोल्ड इज द ओनली करेंसी। Gold is the only asset which is zero credit risk, zero political risk, zero geopolitical risk, zero default risk. It is the सनातन करेंसी। तो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे और उसमें राजा और क्वीन का फोटो डाल के टू मेक पीपल ट्रस्ट दैट दिस इज द करेंसी। तो जब कभी फाइनेंशियल रिसेट करना है तो गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट करना होता है। तो राजा क्या करेंगे? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को डिमोनेटाइज करके वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे और चीपर मेटल कॉइन्स इशू करेंगे। तो वर्ल्ड में फाइनेंशियल रिसेट करने का सिंपल रूल है कि गोल्ड एक्यूमुलेट करना है। तो प्रधानमंत्री जी को पता है कि इंडियंस के पास इतना गोल्ड है कि पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स का टोटल करो उससे ज्यादा। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा यही कर लेते कि तो सबसे पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई, लेकिन किसी ने दिया ही नहीं। सर नोबडी गेव देयर गोल्ड, दैट्स द सनातन विजडम। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब रूपी को पहले क्लीन कर लेते हैं। तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया और जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, यूके सारे बैंक करप्ट हो गए, क्योंकि ये सारे के सारे हमारी नकली करेंसी छाप के अपनी इकॉनमी चला रहे थे। अब 1971 में जब ये आपको ध्यान रखना है कि पाउंड से कैसे शिफ्ट हुआ डॉलर में रिजर्व करेंसी, तो यूएस ने बोला कि मैं वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वॉर का पूरा सप्लाई का पेमेंट मुझे गोल्ड में कीजिए। तो जैसे ही यूरोप के एलाइज ने गोल्ड में पेमेंट की और गोल्ड कलेक्ट हो गया, पाउंड को हटा के डॉलर बन गया नया रिजर्व करेंसी। अब एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना और वो वियतनाम वॉर में गए, बैंक करप्ट हुए और इस बार एलाइज ने बोला कि तुम्हारा डॉलर ले लो, हमारा गोल्ड वापस करो, क्योंकि आपकी इकॉनमी तो बैंकरप्ट हो रही है। ध्यान रहे प्रेसिडेंट निक्सन। स्क्रीन पे आते हैं 15 अगस्त 1971। क्यों 15 अगस्त सिलेक्ट होता है? 15 अगस्त इसलिए सिलेक्ट होता है क्योंकि उनको पता है इंडियंस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। फिजिकल डॉलर 15 अगस्त सिलेक्ट होता है क्योंकि उस समय उस वर्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में सिलेक्ट हुई थी गैलप पोल में। तो ऑलरेडी वो गाली दे रहे थे इंडियंस को। 15 अगस्त वो स्क्रीन पे आते हैं, बोलते हैं नो मोर गोल्ड सैंडर, मतलब तुम गोल्ड मांगोगे डॉलर की एक्सचेंज में तो मैं नहीं दूंगा। नियर पेमेंट ऑफ गोल्ड और बाकी सारी करेंसीज क्योंकि डॉलर के साथ पेग्ड थी तो टोटली सारी करेंसीज फियाट करेंसी हो गई। FIAT फियाट करेंसी का मतलब होता है जितना छापना है छापो, टोटली आउट ऑफ थिन एयर, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं। एक्सचेंज में कुछ पेमेंट गोल्ड या सिल्वर में नहीं होगी, सारी करेंसीज फियाट हो गई। 1973 वो जाते हैं किसिंजर, सऊदी अरेबिया के साथ डील होती है ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम। पूर्ण में राम क्रूड ऑयल तुम डॉलर में बेचो, तुम्हारा सिक्योरिटी हम देखेंगे। तो पूरे विश्व में जो मैं जियो पॉलिटिक्स में बताता हूँ 2 बकेट थ्योरी, हर एक राष्ट्र को बोला गया 13 बाजू वाला चोर है, उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं। व्हिच मीन्स यू हैव टू कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर्स। तो यूरोप खड़ा है रशियन बॉर्डर पे, रशिया खड़ा है चाइनीज बॉर्डर पे, चाइना खड़ा है इंडियन बॉर्डर पे, इंडिया खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान खड़ा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान खड़ा है ईरान बॉर्डर पे, ईरान खड़ा है इराक बॉर्डर पे। हर एक देश को बोला गया तुम्हारा बाजू वाला चोर है, वो बदमाश है, उसको हम सैंक्शन करेंगे। यू कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर। इसी में से यूक्रेन, POK ताइवान, ईरान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे हॉटस्पॉट्स खड़े हुए सिर्फ और सिर्फ
डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखने के लिए हमारा पार्टीशन किया गया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जिन्हें यह नहीं पता है और जियोपॉलिटिक्स में यह चर्चा करते हैं बार बार कि हम रशिया के साथ चले गए क्योंकि वेस्ट ने साथ नहीं दिया, उनको नहीं पता है, उन्होंने पढ़ना चाहिए। देयर इज अ बुक कॉल्ड स्टैलिन्स वॉर्स। उस बुक में लिखा है कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, देयर वाज अ समिट बिटवीन रूजवेल्ट, स्टैलिन एंड चर्चिल। और वो समिट से पहले रूजवेल्ट स्टैलिन को बोलता है तुम इंडिया रखो, लेट्स नॉट डिस्कस विद चर्चिल। यह पार्ट हिस्ट्री का जो नहीं पता है लोगों को, जियोपॉलिटिक्स का। हमको ऑलरेडी रशिया को पकड़ा दिया गया था और पार्टीशन क्रिएट किया गया क्योंकि एक बकेट ऑफ नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स देके बाजू वाले को सैंक्शन करना था और दोनों फाइट करेंगे तो ही डॉलर रिजर्व करेंसी स्टेटस में रहता है। ये समझना है लोगों ने पार्टीशन के पहले की हिस्ट्री के पार्टीशन क्यों हुआ। जहां एनिमीज नहीं थे वहां एनिमीज खड़े किए गए पार्टीशन करके, और हमको ऑलरेडी रशिया को पकड़ा दिया गया था। तो वो जो पूरी सोशलिस्ट सरकार रही टिल 1991 रिफॉर्म्स राइट, वो कोई हमारी चॉइस नहीं थी कि हम रशिया से अलाइन हो गए, नहीं, हमको पकड़ा दिया गया था क्योंकि दोनों क्लैश करेंगे, इंडिया पाकिस्तान, तो ही वो डॉलर रिजर्व करेंसी स्टेटस में रहता है। तो एक बकेट ऑफ नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स और बाजू वाले को सैंक्शन। इसका प्रूफ है जब जनवरी 24 में मैंने गाजा विजिट किया तो इसराइल की फोर्सेस ने हमें बताया कि पहले पैलेस्तीन को कैश जाता है, उसके बाद ही मिलिट्री का सप्लाई यहाँ पे आर्म्स का आता है। यूएस से पहले कैश वहां जाता है, उसके बाद हमको आर्म्स की सप्लाई होती है। तो ये समझना है कि हर जगह उन्होंने टू बकेट थ्योरी खड़ा करके क्लैश करा के डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखा। 1971 में जैसे ही पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच टू बकेट खड़ा करके सारा का सारा रेडिटलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। भारत में अचानक से सलीम जावेद की स्क्रिप्ट्स आना शुरू हुए, अचानक से अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला ले घूम रहे हैं, मंदिर में प्रश्न पूछ रहे हैं, अचानक से गुलशन कुमार की हत्या हो रही है, अचानक से वो खान चले आए बॉलीवुड में जो आपको एक तरह से पहले हिंदू नाम रखना पड़ता था बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए, खान चले आए। स्क्रीन पे प्रेम वाली मूवीज चल रही है, आपके लव जिहाद चल रहा है और हर एक सिटी में बम अटैक्स हो रहे हैं। स्क्रीन में प्रेम दिखाया जा रहा है, हाईवे की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज पेट्रो डॉलर से खरीदी जाए। ये पूरा रेडिटलाइजेशन का प्रोसेस फियाट डॉलर 1971 के चलते। अगर डॉलर नहीं होता तो बॉलीवुड में खान नहीं आते। ये समझना है रेडिटलाइजेशन प्रोसेस कैसे हुआ। 1979 डेंग जियाओपिंग जाते हैं प्रेसिडेंट कार्टर के पास और बोलते हैं ये एक फैक्ट्री में से 50 कार निकल के आ रही है, मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए। प्रेसिडेंट कार्टर उनको बोलते हैं तुम्हारा कंजम्पशन पहले बंद करो तो मैं यह टेक्नोलॉजी देता हूं। डेंग जियाओपिंग आते ही ब्रूटल सिंगल चाइल्ड पॉलिसीज इम्पोज की है चाइना पे और बताया गया उसी वक्त CIA नसबंदी से लेके हमारा बर्थ रेट भी काट रही थी। मतलब आइडिया ये कि तुम लोग हमारे मजदूर हो, तुम हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करोगे, हम खाली करेंसी छाप के कंज्यूम करेंगे, हम 5 वेकेशन साल के करेंगे, हमारा वीकेंड ऑफ होगा, हमारा क्लाइमेट क्लीन रहेगा, हम करेंसी से तुम्हारा सब चीज परचेज करेंगे। दिस वाज द आइडिया। अब हुआ क्या, लेट 90 से आते आते उनके एलाइज ने बोला कि हमको डॉलराइज करना है, तो उन्होंने लॉन्च किया करेंसी कॉल्ड यूरो। जैसे ही यूरो करेंसी लॉन्च हुआ, अब अमेरिका को पैनिक होने लग गया कि पूरा रिजर्व करेंसी का बबल IT सेक्टर में इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही फेक क्रिएट किया हुआ था, उसका वैल्यूलेशन भी फेक, पेमेंट भी फेक, और यहाँ पर IITs बंद ही चुकी थी भारत में। वो कुली वाले काम करने के लिए कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं, कुली वाला काम बेंच पे बैठा है, ऐसे ही बिलिंग्स बन के बिल हो रहा है। यूएस को उसको लग रहा है कि हम यूएस को बेवकूफ बना रहे हैं, यूएस हमारा डिफेंस और स्पेस डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो डॉलर से जो लोगों को परचेज कर सके वो परचेज करके ले गए, जो लोग डॉलर से परचेज नहीं हुए उन्हें ठोक दिया गया। टोटल 1500 साइंटिस्ट केडचिल डे DRDO एंड इसरो 1500, नॉट अ सिंगल केस वे रशिया और चाइना इस इन्वॉल्व्ड, नॉट अ सिंगल। तो जितने को आप डॉलर से परचेज कर सके वहां उठा के ले गए। मतलब भारतीय पेरेंट्स धार्मिक तरीके से भारतीय बच्चे को बड़ा करें, अमेरिका को पकड़ा दे, अमेरिका में जाकर वह काम करे, टैक्स भरे, उस टैक्स के पैसे से अमेरिकन
बूढ़े माँ बाप का टेक केयर करे, वहाँ की सरकार जिन्होंने बच्चे पैदा ही नहीं किए और ये अपने पेरेंट्स के मुंह भी नहीं देख सकते, जो वहाँ गए हैं। देख रहे हो क्या चल रहा है डॉलर से क्या क्या हुआ है, आप सोच के देखें। इतने से भी इनका मन नहीं भरा तो एक पूरा फेक स्टार्टअप सेक्टर खड़ा किया गया। बेवकूफ लोगों को अवार्ड्स दे दे के इतना डॉलर छाप छाप के दिया गया। बोला गया सारा ऑफलाइन शॉप्स इंडिया का बंद करा दो, तो 4-5 साल से इंडियन कंज्यूमर सोच रहा है कि साला ये प्रोडक्ट इतना सस्ता कैसे रहा है, परचेज किए जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि ये ई कॉमर्स वाले का कोई प्रॉफिट है ही नहीं, वो तो वहां से डॉलर छाप के दिए गए हैं कि इनका सब बिजनेस बंद कराओ, सबको जॉबर में कन्वर्ट करो। कस्टमर बेचारा डिस्काउंट लिए जा रहा है, बाय कर करके मजे आ रहे हैं ई कॉमर्स पे। 4-5 साल तक ये चला, डॉलर छाप छाप के दिए गए, स्टार्टअप्स के अवार्ड्स दिए गए, इन बेवकूफ बच्चों को वहां से डॉलर छाप छाप के दिए गए। बंद करो सबका एंटरप्रेन्योरशिप, सारी कंट्रीज का एंटरप्रेन्योरशिप ठप करो। वह तो बेचारा फिक्स कॉस्ट ले बैठा है, उसको तो इमीडिएट है इम्पैक्ट। इतने से भी उनका मन नहीं भरा। आप सोच करके देखें कि इतना कुछ करने के बाद भी, जब 12-12 घंटे काम करने के बाद भी डॉलर अर्न नहीं हो पा रहे, कुछ भी इंटरनेशनल मेरे को नेबर के साथ ट्रेड करना है तो भी डॉलर चाहिए, 12 घंटे काम करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, उतने वो लोग बिंदास छाप के मजे कर रहे। करेंसी पूरा इन्फ्लेशन सबको पास ऑन करके उनकी लाइफस्टाइल का बिल बाकी के 100 नेशंस ढो रही हैं काम कर करके। और जब ये पता चला तो भाई लोन लेने जाना है तो उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक खड़े कर दिए, बोले वहां जाके डॉलर लोन ले लो। जैसे ही आप IMF के पास जाओगे पूरा लिस्ट ऑफ कंडीशंस आएगा, तुम्हारा डिफेंस पॉलिसी मैं तय करूंगा, तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी मैं तय करूंगा, तुम्हारा ट्रेड पॉलिसी मैं तय करूंगा, ले जाओ डॉलर में लोन। तो लेट 90 से आते आते यूरो करेंसी लॉन्च हुई और उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने बैंकिंग का रेगुलेशन ट्विक किया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैन बी मिक्स्ड विद कमर्शियल बैंकिंग, मतलब वो कोई अमेरिकन अपने अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो बैंक्स को छूट दे दी गई कि तुम इससे स्टॉक मार्केट में खेलो बिना कस्टमर को पूछे। क्यों? क्योंकि यूरो करेंसी लॉन्च हुई थी। IT सेक्टर में पूरा बबल इकट्ठा हो चुका था रिजर्व करेंसी का, तो उसका वैल्यू कैसे बचाएंगे? तो अब अमेरिकन पब्लिक का पैसा बिना उनको पूछे स्टॉक मार्केट खेलने के लिए अप्रूव कर दिया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिक्स्ड विद कमर्शियल बैंकिंग। फिर युगोस्लाविया में वॉर में घसीट के ले गए नाटो को और यूरो का वैल्यू नीचे ले गए। और जैसे ही यूरोप को पता चला कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने बोला वी विल नो मोर पार्क आवर सेविंग्स इन US डॉलर एंड ट्रेजरी। और उसी के साथ वो जो पूरा रिजर्व करेंसी का बबल जो फेंक IT सेक्टर में खड़ा हुआ था, इट बर्स्ट वायलेंटली इन व्हाट वी कॉल एज द .com क्रैश ऑफ 2002। बड़ा स्मार्टली डी-डॉलराइजेशन नहीं बोल के उसको बोला .com क्रश, क्योंकि अगर उसको डी-डॉलराइजेशन बोलेंगे तो IT सेक्टर को पता लग जाएगा कि पूरा सेक्टर ही फेक है। 78% वैल्यूएशंस लॉस्ट ऑफ द IT सेक्टर इन अ सिंगल डे इन 2002। अब चाइना ने बोला कि यूरोप की जगह मैं सेविंग्स करूंगा US डॉलर और ट्रेजरी में, और इसके साथ चाइना को 2001 में WTO में मेंबर बना के सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स दिए गए। एक्सपोर्ट मॉडल क्रिएट किया गया, उसको सारी टेक्नोलॉजी चोरी करने की छूट मिली, मुफ्त के डॉलर छाप छाप के वॉल स्ट्रीट फाइनेंस से दिए ताकि चाइनीज प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना नीचे हो कि वर्ल्ड में कोई मैन्युफैक्चर करने की सोचे ही ना। उतना टेक्नोलॉजी चोरी अरेंज करके दिया गया चाइना को। जो लोग बार बार चाइना के साथ कंपेयर करते हैं ना, आप सोचिए ऐसा कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला कि आपको टेक्नोलॉजी चोरी करने की छूट मिलने वाली, या मुफ्त के डॉलर मिल जाने वाले, या 0.3% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला जिसमें अमेज़न और गूगल बिल्ड हो पाए। इसमें से कुछ भी भारत को नहीं मिलने वाला है। जो आप बिंदास बार बार कंपेयर करते रहते हो ना, हम चाइना जैसे क्यों नहीं है, US जैसे क्यों नहीं है, ऐसा कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है। ना हम कम्युनिस्ट सरकार है कि भाई लेबर को अब्यूज कर लिया, समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, ये होने के बाद क्योंकि डॉलर मुफ्त का छप रहा था तो हस्बैंड भी डॉलर, वाइफ भी डॉलर, बच्चे भी डॉलर, कोई घर में रहे क्यों? 16 साल का हुआ बच्चे को निकाल दिया घर से बाहर अमेरिकन परिवारों ने, क्योंकि जब पैसा ही मुफ्त का है तो साथ में कोई क्यों रहेगा, कोई क्यों किसी की सुने। उसमें चलते चलते 60% डिवोर्स रेट उन्होंने अचीव कर लिया, और उससे 2008 का क्राइसिस आया। इस बार क्या चेंज हुआ,
इस बार वापस उन्होंने डॉलर छापे, लेकिन इस बार जो इन्फ्लेशन आया डॉलर छाप के उसमें गल्फ की बहुत सारी सरकारें गिर गई। वापस उन्होंने बड़ा फैंसी सा नाम दिया, अरब स्प्रिंग 2011। यह नहीं बोल रहे कि डॉलर छापे हैं मुफ्त के, बल रहे हैं अरब स्प्रिंग 2011। लेकिन इस बार गल्फ को पहली बार रियलाइजेशन आया कि मेरा आधा क्रूड ऑयल का वेल्थ जो जमीन से मुफ्त का निकलता है, जिसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, निकाल भी कोई और रहा है, पैक भी कोई और कर रहा है, वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्लामिक बनाने में खर्च हो चुका है और मेरे पास आधा ही क्रूड ऑयल वेल्थ बचा है। अब और कोई इकोनॉमिक्स मुझे आती भी नहीं है। तो अब गल्फ ढूंढने लग गया कि भाई मेरे माँ बाप कौन थे। तो जेब में जब पैसे खाली होते हैं तो माँ बाप की याद आती है। तो सबसे पहले यूएई के प्रिंस आए और देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंटॉलरेंस डिबेट चल रहा है, दिल वाले मूवी वाला। यूएई गए और दूसरे ही दिन उन्होंने टॉलरेंस मिनिस्ट्री शुरू किया। 2018 में उनके प्रिंस आए अक्षरधाम और तय हुआ कि डी रेडिकलाइजेशन करना है। तो चाइनीज मेथड वो देख चुके हैं, मुस्लिम्स की बॉडी में से ऑर्गन निकाल लेते हैं। रशियन मेथड भी देख चुके हैं, ऊपर से बॉम्बर्स जाते हैं। उन्होंने बोला इससे अच्छा योग और मंदिर अच्छा है। तो पूरा यूएई और सऊदी अरेबिया अब डी रेडिकलाइज करना चाह रहा है। तो योग, मंदिर, आयुर्वेद और लास्ट ईयर तो संस्कृत उत्सव, जिस साइज का सऊदी अरेबिया में मनाया गया, बिकॉज संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस। क्योंकि उसमें वो शब्द ही नहीं, उसमें एक भी उस प्रकार के शब्द है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने 2 ब्रदर बनाए थे पिछले साल तक, सऊदी अरेबिया और यूएई। लोके नेक्स्ट ईयर एंड तक उन्होंने, लास्ट ईयर एंड तक उन्होंने 4 ब्रदर्स बना लिए, कतर और ओमान। तो कतर में भी गुजराती गरबा हो चुका है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के द पोजीशन इज कि वो बोल रहे हैं कि हम सनातनी थे एंड राइट नाउ दिल्ली इज इन क्वेश्चन मार्क के भाई प्रूफ लेके आओ। तो 2 MOUs हुए हैं, एक सऊदी अरेबिया के साथ और एक यूएई के साथ। दोनों में उनके नेशनल आर्काइव्स का फुल एक्सेस भारत को दिया जा रहा है कि तुम ही बताओ कि भाई एंशियंट मंदिर हमारी जगह पे किधर थे। तो सऊदी अरेबिया ने हज की एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया से निकाल दी है और अभी जो वो प्रमोट कर रहे हैं, राइट नाउ दे आर प्रमोटिंग अल्लुला टाउन विच इज एन एंशियंट मंदिर टाउन। तो अगर आप मैप में देखोगे गुजरात का सोमनाथ एंड काबा इन द सेम लाइन एंड लेंथ, बिल्कुल वैसे केदारनाथ और इस्राइल का टेम्पल माउंट इन द सेम लाइन एंड लेंथ। आप स्ट्रेट लाइन बना के देख ले मैप में। और जो इस बाइबल में संस्कृत में लिखा हुआ है कि इंडिया से ये पूजा की सामग्री टेम्पल माउंट तक आती थी, सऊदी अरेबिया क्रॉस करके, इट इज मेंशन्ड इन द जूइश बाइबल। समझ रहे हैं। तो इस पूरे डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में जब यह गल्फ पूरा चेंज हो चुका होगा, जो मैं बोलता हूं कि NRI पिट पार्ट के यूएई 9A, यूएई बाहरी, यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ जूइश मेजॉरिटी एंड ईरान विल बिकम अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी। अब आपको देखना है कि विद दिस चेंजेस जहां पर रशिया, चाइना, जापान, कोरिया, इन सब के बर्थ रेट्स जा चुके हैं। और बर्थ रेट्स जाने का रीजन क्या है, जो मैं डिफरेंस बताता हूं, अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वर्सेस सनातन इकोनॉमिक्स। तो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में पूरा विश्व ये बोल रहा है कि यू आर द बाई सोल इज जस्ट अ वेहिकल, मतलब वो बोल रहा है कि तुम्हारा एक ही लाइफ है। राइट, अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में बोला जा रहा है कि यू हैव ओनली वन लाइफ, सिर्फ और सिर्फ। सनातन इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि यू आर द सोल, बॉडी इज जस्ट अ वेहिकल। तो हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वो वन लाइफ में बिलीव करते हैं, तो उनका पूरा इकोनॉमिक मॉडल कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है। और क्योंकि हम लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल सेविंग्स वाला लाइफस्टाइल है। दोनों के इकोनॉमिक्स में ये अंतर है। तो जब आप डीट बेस्ड लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लोन लेके मुझे कंज्यूम करना है। तो लोन लेने का अर्थ क्या होता है? लोन लेने का अर्थ यह होता है कि फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसे चोरी करके मैं आज खर्च कर रहा। लोन लेने का अर्थ ये होता है, समझ रहे हैं? तो आज अमेरिका का 38 ट्रिलियन डेट क्रॉस हो रहा है। और जब महिलाओं को भी आपने उनके फर्टाइल ईयर्स में जॉब मॉडल में डाल दिया, तो आपका बर्थ रेट भी गया। मतलब फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसे चोरी करके मुझे आज खर्च करना है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को जन्म नहीं देना है मैंने। ये मॉडल चलेगा कैसे?
तो उन्होंने बॉर्डर्स खोल दी। दे ओपन अप देयर बॉर्डर्स। अमेरिका ने नीचे टेक्सास से पूरा बॉर्डर खोल दिया, उधर यूरोप ने अपना पूरा बॉर्डर खोल दिया, क्योंकि ये फाइनेंशियल मॉडल तो चल ही नहीं सकता। सारे रेडिकल्स यूरोप में अंदर घुस चुके हैं। 2031 से जो मैंने प्रिडिक्शन दिया है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का फुल ब्लोन क्रूजेस ब्लडशेड शुरू होगा पूरे यूरोप में 2031 से, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर जॉब मॉडल से एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में जाना है, तभी जाके भारत उस लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे आ सकता है जो हम 1000 साल पहले मतलब 1800 साल तक हमारा एवरेज 27% जीडीपी वर्ल्ड को हम दे रहे थे। उस लेवल पे आना है एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे, तो सैलरी वाला कुछ कोई रिसर्च नहीं करने वाला ओरिजिनल ना वो इनोवेट कर पाएगा, तो आपको पूरा एजुकेशन मॉडल जो है उसको ट्वीक करके एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन करना पड़ेगा। घर में ये एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा फेल होने का, वो मार्कशीट वाला नहीं, बिजनेस में फेल होने का। तो इंडियन पेरेंट्स को भी घर में ये वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा कि ऐसे ही बिजनेस मॉडल नहीं बन जाता है, टीम बनेगी, इवॉल्व होगा मॉडल। राइट, बिल्कुल वैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को जब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पैकेजेस होंगे नहीं, आईटी सेक्टर इज गोइंग, बैंकिंग इज गोइंग बाय 2030, जो मैं बता रहा हूं कि 500 की नोट पे एक्शन आएगा, और जब लोन मुझे मेरे यूपीआई यूएलआई पे मिल रहा है डायरेक्ट आरबीआई से, मुझे बैंक ब्रांच का क्या करना है। बिल्कुल वैसे वहां फॉरेन में क्राइसिस हो के वहां भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल डॉलर, डिजिटल युआन आने वाला है, वहां भी बैंक का कोई पूरा आईटी सेक्टर, पूरा सर्विस सेक्टर जो फेक क्रिएट किया गया था, क्लासरूम टू जॉब्स मॉडल पूरा फेक क्रिएट किया गया था। फार्मर्स को सुसाइड करवा के जो सैलरी के पैकेजेस मिल रहे थे आप सबको, वो पॉसिबल नहीं हो पाने वाला है 2030 के बाद। तो मेरे पास 5 ग्राम रियल गोल्ड है, उसके सामने उन्होंने मार्केट में 5000 ग्राम पेपर गोल्ड फैला दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों उन्होंने ऐसा किया? डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखने के लिए, या गोल्ड को आर्टिफिशियली नीचे रखने के लिए। बिल्कुल वैसे मेरे पास 5 केजी व्हीट है, मैंने प्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने मार्केट में 5000 केजी पेपर व्हीट फैला दिया फार्मर्स को सुसाइड कराने के लिए, बच्चों के क्लासरूम टू जॉब वाले फॉर्मेट को जारी रखने के लिए। समझ रहे हैं? तो पेरेंट्स को जब पैकेज मिलता है तो फादर को सरप्राइज होता है कि ये मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ, इसको ये पहले दिन से ऐसा क्या करने वाला है जो इसको इतना मिल रहा है। तो फादर इज सरप्राइज, ये ऑफिस में जाके ऐसा क्या करने वाला है जो इसको ऐसा पैकेज मिल रहा है। तो उनको पता नहीं है ये कितने फार्मर्स का सुसाइड करा के ये पैकेजेस पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो ये पूरा क्लासरूम टू जॉब्स मॉडल और सर्विसेज सेक्टर हिट लेगा, और कौन आगे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फार्मर्स वुड बी द रिचेस्ट पीपल इन द नेक्स्ट डिकेड। 2035 के आसपास तो डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि किसके पास देसी गाय है, यह डिस्कशन शुरू होगा। और यह सारे सिटीज जो गलत तरीके से क्रिएट की गई, भोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, यहां से रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा 2030 के बाद। जिन्होंने टीयर 2 और 3 में वीकेंड विलास ले रखे हैं, दैट विल बिकम द मेन रेजिडेंस। तो यह जो 12 लाख का जो इनकम टैक्स का जो बेनिफिट दे रखा है एक जिम्पशन, यह आखिरी इंजेक्शन है टीयर 1 को सरवाइव करने के लिए, जिनको मैं फियाट डॉलर सिटीज बोलता हूं। इसका सर्वाइवल का ये आखिरी इंजेक्शन है, इसका इम्पैक्ट 2030 तक रहेगा। उसके बाद क्लासरूम टू जॉब्स का पता नहीं, व्हिच मीन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द एजुकेशन सेक्टर के प्रोफेसर्स एंटरप्राइजिंग के। ये बच्चों को कैसे ग्रो करेंगे बिना 2026 साल किसी फालतू सब्जेक्ट्स में वेस्ट करवाए बच्चों के। तो इसीलिए सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में मंदिर इकोसिस्टम दैट वाज द कोर, दैट वाज द ओनली इक्विपमेंट विथ विच वी वर गिविंग 27% ऑन एन एवरेज टू द वर्ल्ड जीडीपी। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस भगवान की मूर्ति के थ्रू ही हो सकते हैं। डायरेक्ट आप गुरु को पेमेंट नहीं कर सकते, ना गुरु ने कभी फीस चार्ज करनी चाहिए। जब तक जो स्किल शिष्य सीखने आया है उसका प्रमाण नहीं दे देता, तब तक गुरु दक्षिणा गुरु नहीं मांग सकते। तो समाज जो कंट्रीब्यूट करता है भगवान के चरणों में, वो मूर्ति के थ्रू गुरु का रिसर्च और उनका पूरा जीवन स्पॉन्सर होता है। स्टूडेंट कभी डायरेक्ट फीस नहीं देना चाहिए गुरु को, क्योंकि जिस दिन ये जैसे ये अभी जो चल रहा है पूरा एक इंडस्ट्री बन चुका है, और वो डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करने का माफिया बन चुका है। मतलब ब्रिटिशर्स आने के पहले देयर वाज नो एजुकेशन डिपार्टमेंट, कहीं नहीं था। इट इज एक्चुअली अ कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट, ए इज क्रिश्चियनाइजेशन डिपार्टमेंट।
इट इज नॉट एजुकेशन डिपार्टमेंट। मतलब राजा ने क्यों तय करना है क्या कंटेंट पढ़ाना है, किस लिए मुझे पता कैसे चलेगा कि राजा करप्ट है। कंटेंट गुरु तय करेंगे और गुरु का जीवन मंदिर स्पॉन्सर करेगा। पेमेंट भगवान के चरणों के थ्रू होगी। किसने पेमेंट करी फीस वो पता ही नहीं लगना चाहिए। समाज ने स्पॉन्सर करना रहता है ये। तो ना वो बच्चा एडम स्मिथ का एरोगेंस दिखा सकता है कि मैंने फीस पे करी है, ना वो कार्ल मार्क्स का एंटाइटलमेंट कर सकता है कि मेरे को यह सर्विस चाहिए। तो भगवान की मूर्ति ही एडम स्मिथ का एरोगेंस काटती है और कार्ल मार्क्स का एंटाइटलमेंट काटती है। इसीलिए विश्व के जो टॉप एक्स और रिचेस्ट होने चाहिए वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, वो फैमिलीज नहीं हो सकती, वो स्टेट भी नहीं हो सकता, ना वो कंपनीज हो सकती। सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्ति आनी चाहिए टॉप एक्स और रिचेस्ट में, क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शंस भगवान की मूर्ति के थ्रू होने हैं। पता नहीं लगना चाहिए कि किसने पेमेंट करी है। दैट वाज आवर मॉडल, आवर सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, जहां पे फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स इतना पावरफुल, मतलब पेरेंट्स ही इतने पावरफुल, स्किलफुल, मतलब आज के पेरेंट्स को इन्होंने डरा डरा के धमका के रखा है। कॉलेजेस और इन्होंने स्कूल वालों ने मतलब एंट्री भी नहीं ले सकता, वो उतना डरा के रखा है। मतलब आपके दादाजी दादी जी जो भी हैं, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं कुछ उनको सिखाने के। ऐसा व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, उनके कोई गुण ही नहीं है जो आपको सिखाने चाहिए। लाइफ स्किल किसी को यहाँ मुझे बता दो, ड्राइविंग के लिए अलग जाना है, जो भी कुछ सीख रहा है मेडिसिन, जब कितनी मेडिसिन जो किचन में बनती थी। आपको जानना चाहिए कि डीप स्टेट ने फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे खड़ी है। महिलाओं को जला जला के ये 3 इंडस्ट्री खड़ी हुई है। पूरे यूरोप में महिलाओं को जलाया गया जीवित, उसमें से फार्मा इंडस्ट्री बनी, उसमें से फूड इंडस्ट्री बनी, उसमें से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बनी, और आज भी कार्टून में दिखाया जा रहा है। आपको नहीं पता, कार्टून में जब वो चुड़ैल दिखाई जाती है वह तो ग्रीन कलर का लिक्विड ऐसे हिला रही है, वो क्या है वो आपको समझना है, क्योंकि हमारी महिलाएं ही थी जो वो दवाई बनाती थी किचन में। फूड ही मेडिसिन था, किसी को दवाई की जरूरत ही ना पड़े। इन सारी महिलाओं को चुड़ैल बोल के जीवित जलाया गया। उसमें से फार्मा इंडस्ट्री खड़ी हुई है, उसी में से फूड इंडस्ट्री खड़ी हुई है, उसी में से इंश्योरेंस इंडस्ट्री खड़ी हुई के। समझ रहे हैं क्या क्या हुआ है। तो डीप स्टेट कैसे बनता है और किस प्रकार से कुछ चुने हुए एरिस्टोक्रेट फैमिलीज ने वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल डिसीजंस लेके ये पूरा खेल रचा है। और इसके सामने भारत का जो रोल अब खड़ा हुआ, बिकॉज 2014-15 से गोल्ड और सिल्वर जिस प्रकार से सारी सेंट्रल बैंक्स ने एक्यूमुलेट करना शुरू किया, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम नहीं हो पाई। लेकिन ब्रिक्स प्लस में ये तय हुआ कि सारे राष्ट्र थोड़ा थोड़ा गोल्ड एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि हम सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे डॉलर की तरह कि किसी एक कंट्री का राज हो, हम मल्टी करेंसी बास्केट बना रहे हैं। तो सारी सेंट्रल बैंक्स थोड़ा थोड़ा गोल्ड एक्यूमुलेट कर लेगी तो भी डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। जो रेट अभी 24% के आसपास चल रहा है, जैसे ही ये 25 क्रॉस करेगा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सारे रीजनल पावर्स अपने आसपास की कंट्रीज के साथ लोकल करेंसीज में ही ट्रेड करेंगे। और जब पता लगा कि कोई एक करेंसी पे कोई रेडी नहीं होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी यूपीआई लेके आए कि भाई मेरा पेमेंट मैकेनिज्म मैंने उस कंट्री के पेमेंट मैकेनिज्म के साथ लिंक कर दिया, बीच में डॉलर का कोई काम नहीं है। तो उन्होंने सारे इंटरनेशनल ट्रेड पैक्ट्स कैंसिल किए और बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक एक कंट्री लाइन में आएंगी और एक एक के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। क्योंकि मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट में डॉलर बाय डिफॉल्ट बैठ जाता है, और फिर मैं 15 कंट्री को कैसे कन्विंस करूंगा। अगर उसमें 15 कंट्री है तो एक एक कंट्री को लाइन में बुला के एक एक के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, क्योंकि अब मुझे एक ही के साथ नेगोशिएट करना है कि कल से हम डॉलर में नहीं कर रहे। समझ रहे हैं। और ये सबसे पहला ऑफर शी जिनपिंग को दिया गया था 2018 में कि लेट्स टू ट्रेड इन रूपी एंड युवान। चाइना तब रेडी नहीं हुआ, उनका पूरा कंट्रोल भी नहीं था। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में जस्ट आए ही थे शी जिनपिंग। लेकिन जब कोविड आया, जैसे ही कोविड आया तो शी जिनपिंग को समझ में आया कि 40 साल तक पूरे विश्व की हमने मजदूरी करी और रिजर्व्स में बना खाली $3 ट्रिलियन, और अमेरिका ने 16 ट्रिलियन छाप के अमेरिकन को दे दिया। जाओ मजे करो ड्यूरिंग कोविड। 16 ट्रिलियन ये लोग 40 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 3 ट्रिलियन बना। तो अगर यह बात सच होती कि जिसका सबसे ज्यादा ट्रेड है या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वो
रिचेस्ट कंट्री होती। अगर ये बात सच होती तो चाइना 2015 में हो जाना चाहिए था। उसका रिजर्व करेंसी स्टेटस हुआ क्या? नो, कोई कनेक्शन ही नहीं है ट्रेड के साथ। तो सारी कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि ये लोग खाली करेंसी छाप के हमारा पोल्यूशन कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खराब कर रहे हैं, खाली कर उनके इंटैक्ट रखे हुए हैं, और फिर हम पे रिपोर्ट निकालते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो आइडिया ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सब लोग थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बर्डन झेले। कोई एक कंट्री का लेबर क्यों अब्यूज हो, क्यों किसी एक कंट्री का ही नेचुरल रिसोर्सेस यूज हो? सो दैट इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दैट वी आर ट्राइंग। तो सारे हॉटस्पॉट्स जो डॉलर के लिए खड़े किए गए थे, पीओके, ताइवान, यूक्रेन, ईरान, इसराइल, और जैसे इन्होंने पनामा और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ले लिया है, अब धीरे धीरे लेते जाएंगे वेनेजुएला के बाद, तो वो उनका रीजनल एरिया है। तो सारे बड़े पावर्स अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन कर रही हैं, विच मीन्स बाय 2030 ये सारा हो चुका होगा। पीओके भी हो चुका होगा, ताइवान भी हो चुका होगा, यूक्रेन भी हो चुका होगा, और मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी शुरू होगा। ये सारे हॉटस्पॉट्स डॉलर के लिए खड़े हुए थे, फिर जरूरत नहीं है इसलिए रिवर्स हो रहे हैं। अब मैं थोड़े प्रेडिक्शंस आपको दिखा देता, तो आप इसमें बहुत सारे हैं। टोकलाम, बालाकोट, LAC स्टैंड ऑफ, यूक्रेन, अडानी, FPO अटैक, गोल्ड के रेट्स, ऑपरेशन सिंदूर दिखा दें। ऑपरेशन सिंदूर जस्ट या 28 अप्रैल का प्रेडिक्शन है। फॉलोअर्स ने पूछा था कि सर कोई हीट डालो कि कब होगा ऑपरेशन सिंदूर, तो ये मैंने बंगाल टाइगर का फोटो डाला और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन, 2 दिन उनका जन्मदिन होता है, 7th और 9th में दोनों सेलिब्रेट होता है अलग अलग प्रकार से। और फिर इधर 29 मई जस्ट होल्ड, इधर 29 में प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल टाइगर, आई एम सेइंग ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है, यह 6 मई का लाइव मेरी चैनल पर मैंने प्रेडिक्शन दिया कि कुछ ही घंटे बचे हैं, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होगा। यह 28 अप्रैल का राजनाथ सिंह जी का मीटिंग हुआ प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो मैंने इधर ऊपर लिखा है वी आर रेडी, और शाम को न्यूज में आ गया कि द मैसेज वाज वी आर रेडी। ठीक है, ये 5 मई का प्रेडिक्शन है। नवदुर्ग डाला है मैंने क्योंकि 9 जगह पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स होंगी, वो प्रेडिक्शन, और ऊपर लिखा है मैंने नीट एग्जाम खत्म हो चुकी, बच्चे घर वापस आ चुके हैं। ये 7 मई का प्रेडिक्शन है। नाग और अस्त्र, और फिर 8 तारीख को नाग अस्त्र यूज हुआ। तो दीज आर जस्ट ये ऑपरेशन सिंदूर के हैं। ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 का डेट भी मैंने मतलब पजल डाल दिया है, किसी से क्रैक नहीं हो पाया है। पजल डाल बताओ भाई, यहाँ पे आपको दूसरा गोल्ड का रेट देखना है। सिल्वर, यह गोल्ड का प्रेडिक्शन 2022 में 63 से 75 हजार के बीच होगा बाय दिसंबर 2023, मई 23 में 63 क्रॉस हो गया। इधर नवंबर 2024 का प्रेडिक्शन 85 से 90 हजार के बीच में होगा 2025 में, इधर 87 हो गया। 6 फरवरी को इधर 2023 का प्रेडिक्शन 80 से 85 के बीच होगा बाय दिसंबर 24, 81 हो गया। अक्टूबर 24, और यह फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स पूरे 24 मंथ्स का प्रेडिक्शन जो मंथली पॉलिसी डिसीजन है उसका एक स्ट्रोक में 24 मंथ्स का मैंने प्रेडिक्शन दे दिया कि 2024 इलेक्शन तक एक भी रेट कट यूएसए नहीं आएगा। दिस इज 24 मंथ्स पॉलिसी प्रेडिक्शन। फिर आपको कैलिफोर्निया फायर समझना है, तो यह मैंने इंश्योरेंस की हेडलाइन पर से कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर होगा उसका प्रेडिक्शन दिया है। अगस्त 24 का प्रेडिक्शन, और दिस नवंबर दिसंबर में वाइल्ड फायर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। अब 3 चीजों से मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। 1 इज कैश फ्लो, 2nd इज बॉडी लैंग्वेज ऑफ लीडर्स, एंड 3rd इज डेट्स ऑफ हिस्ट्री। देयर इज नो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आता नहीं है मुझे। सो कुछ लीडर्स होते हैं जिन्होंने 1000 साल की डेट्स रिवर्स कर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी 1000 साल की डेट्स रिवर्स कर रहे हैं। तो बालाकोट वीर सावरकर के दिन 2000 की नोट, गोडसे के दिन कश्मीर रिवॉर्गेनाइजेशन एक्ट, सरदार पटेल के दिन वक्फ एक्ट, औरंगजेब के दिन राइट। बिल्कुल वैसे ही इसराइल ने जो तीनों अटैक्स ईरान पे किए, तीनों के सिग्नल बैंक ऑफ जापान से आए। तो 3 चीजें आपने टैली करनी है। डेट्स ऑफ हिस्ट्री 3, बॉडी लैंग्वेज ऑफ लीडर्स और कैश फ्लो, ये तीनों मैच होता है। यू कैन गिव अ प्रेडिक्शन, तो जैसे आई विल शो यू। सर, ये पनामा और गल्फ ऑफ अमेरिका का, अभी जैसे वेनेजुएला का हुआ। ये ओलंपिक्स की फोटो पर से मैंने इधर सर्कल किया है पनामा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और लिखा है अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन।
मतलब पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वह अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन का भाग होगा। 3 प्रेडिक्शन मैंने दिए हैं, यूके का पार्टीशन, ग्रेटर इसराइल और अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन। ये ओलंपिक्स की सेलिब्रेशन की फोटो पर से मैंने ये 3 प्रेडिक्शन दिए। 12 अगस्त 2024 और 10 फरवरी 2025 को उसको गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दे दिया गया और फिर पनामा चैनल भी जो है उसका कब्जा किया गया। और आप वेनेजुएला वाला तो आप अब देख ही रहे हो। तो ये जब ट्रंप नहीं थे, ट्रंप की टीम भी नहीं थी, बिल्कुल वैसे ट्रंप की टैरिफ का 200 से ज्यादा प्रेडिक्शन है। ट्रंप की टैरिफ एनआरआई के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, बच्चे मारे जाएंगे यूएस कैंसस में, ये सारे प्रेडिक्शन मैंने 2-3 साल पहले के दिए हुए हैं। बालाकोट देख रहा है, ये बालाकोट का प्रेडिक्शन 5 महीने पहले, ये बालाकोट का प्रेडिक्शन 48 आवर्स पहले, यह बालाकोट का प्रेडिक्शन 4 दिन पहले, और यह बालाकोट के दिन मैंने प्रेडिक्शन दिया कि पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा सुबह। तो मैंने लिखा है फर्स्ट डिनायल्स देन सम माइनर एक्शन एट द एलओसी। तो पहले उनका स्टेटमेंट आ गया कि कुछ पेड़ गिरे हैं, फिर दूसरे दिन उन्होंने माइनर एक्शन किया। तो आपका ये प्रेडिक्शन बताइए अमेरिका कब कोलैप्स हो रहा है। इस ओवर आई एम सेइंग 3 बाय 2029, 3 फॉर द डॉलर बाय 2029। सो बेसिकली गोल्ड और सिल्वर इज वर्किंग लाइक अ पाइप लाइन। तो डॉलर का पूरा वैल्यूएशन गोल्ड और सिल्वर में ला रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर का वैल्यूएशन रूपी अंदर लेके जाएगा। बेसिकली रूपी टर्म्स में गोल्ड और सिल्वर भी नीचे जाएगा और डॉलर भी नीचे जाएगा। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ पाइपलाइन। तो जितने भी आईटी और फाइनेंस कैपिटल्स हैं उसका कोलैप्स चल रहा है। न्यूयॉर्क इज द फाइनेंस कैपिटल, आईटी कैपिटल इज कैलिफोर्निया। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो, ये सारी सिटीज का स्क्रिप्टेड कोलैप्स चल रहा है बिकॉज दीज आर आईटी एंड फाइनेंस कैपिटल्स। ये सब गिरा के नए स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे। गिफ्ट सिटी, टेक्सास, दुबई, शंघाई एंड मॉस्को, दीज आर द न्यू स्टॉक एक्सचेंजेस इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। द रिचेस्ट पीपल वुड बी लिविंग इन सूरत एंड दुबई इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और दो और दुबई बन रहे हैं। एक दुबई गाजा में बन रहा है और दूसरा दुबई इजिप्ट में बनेगा। 2 और दुबई बन रहे हैं। So Surat also, they are considering like Dubai because this was the richest city of the entire continent before invaders came in. So it is natural for Surat to get that position. ये चाइना TA कॉम्प्लेक्स का 2022 का है। LSE स्टैंड ऑफ मैंने 20 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था। अडानी FPO अटैक मैंने 7 दिन पहले किया था। ये अगस्त 2022 को ताइवान को उन्होंने सर्कल किया था मिलिट्री, और ये मैंने मैसेज डाला था कि अगर मंडे फॉरेन मिनिस्ट्री की ये लेडी अगर स्टेज पे आई तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा वरना नहीं होगा। और ये उनका डाटा बता रहा है, मंडे वो स्टेज पे नहीं आई। सो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो इक्वली हिंट कैरी करने के लिए कि ऐसे ही चल रहा है या नहीं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हिंट। गाजा एस दुबई, क्या गाजा एस दुबई, गाजा एस दुबई मतलब गाजा इस अ डिफरेंट। ये मैंने जनवरी मैं खुद गाजा में गया था और मैंने वहां रोइस में वहीं पे उनको बता दिया था कि ये दुबई बनेगा। वो इसराइल वाले हंस रहे थे। ये फेब 2024 को ये मैंने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है। नॉर्थ गाजा कैन बी बिल्ट इनटू दुबई 2.0। तो तब ट्रंप भी नहीं थे, ट्रंप की टीम भी नहीं थी। ट्रंप जब आए तब उन्होंने फेब में बोला कि गाजा में रिवेरा बनाएंगे, राइट। और फिर फेब में सऊदी अरेबिया ने अरब समिट भी इसके ऊपर करी कि कौन कौन सी कंट्रीज वो दुबई में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये 2024 फरवरी का प्रेडिक्शन है। मैंने वहीं पे देख के बता दिया था कि पूरा रंस था। बट दैट विजिट इज वेरी वेरी हिंट, क्योंकि इसराइल में जब हम गए तो 17 साल का बच्चा जो गाजा में फाइट कर रहा था टेररिस्ट से, वो पता है 15 दिन से उसने सिर्फ बिल्ली मार के खाई। उसने 15 दिन बिल्ली और चिकन, बस खाने को कुछ नहीं था। टेररिस्ट को मारने भेजा गया था। 17 साल का। और पूरी ट्रेन में हमने देखा जितने सारे यंगस्टर्स थे 14-15 की एज के फुल साइज कस लेके प्रैक्टिस करके आए हुए थे, थक के सो गए थे नीचे ट्रेन में। सो व्हेन वी आस्क देम के भाई व्हाट इज द सॉल्यूशन, रेडिट लेजन का तो पहले तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख के शॉक लगा। 1 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसे 1 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें 50 जगह पे ज्यूइश लिखा है और सबका सिग्नेचर है। बस दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो अच्छा लगा देख के, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा मैंने कि व्हाट इज ज्यूइश नेशन, तो जितना हमारा कंफ्यूजन है उतना ही उनका भी है।
उनके भी अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते हैं। व्हाट इज ज्यूइश? ज्यूइश आर यू सेइंग कि यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं रहेगा? इज दैट ज्यूइश इसराइल? तो आधे हाँ बोल रहे हैं, आधे ना बोल रहे हैं। पता नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे। लेकिन जब रेडिकलाइजेशन पे पूछा तो बोलते हैं कि 4 बच्चे पैदा करेंगे, 2 मर जाएंगे, लेकिन हम ये जगह नहीं छोड़ने वाले। दिस वाज द आंसर। तो फिर वो मुझे पूछे, क्योंकि उनको लगता है कि भारत 2002 और फिर मैं कुछ जो मेरे टॉक्स में डी रेडिकलाइजेशन कवर करता हूँ, तो मुझे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है। तो मैंने अपनी जियोपॉलिटिक्स की बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको मैं बोलता हूँ 90+5+5। तो इसराइल की आर्मी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बोलते हैं कि हम खाली टेररिस्ट को मारते हैं, 5% हम इनोसेंट का कुछ नहीं करते। यही कुछ पॉलिसी इंडियन आर्मी का भी कि हम ऑपरेशन सिंदूर में खाली टेररिस्ट को मारे, सिविलियंस को कुछ नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 5% टेररिस्ट है वो सबसे ऑनेस्ट और ट्रुथफुल लोग हैं कम्युनिटी के। वो तो झूठ बोल ही नहीं रहा है, उसको पकड़ा दूं, वो झूठ बोल ही नहीं रहा है। वो क्लियर बता रहा है कि मैंने इसके लिए बम फोड़ा, वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो वो तो बड़ा रिस्पेक्टेबल है। नेक्स्ट 5% जो है ना, दीज आर द क्लेरिक्स एंड सेलिब्रिटी जो कवर फायर देते हैं। स्टेप 1 से लेके स्टेप 9 तक बोलेंगे कि दिस इज रिलीजियस फ्रीडम, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हम करेंगे। जैसे ही स्टेप 10 पे वो फट जाता है तो बोलता है नहीं नहीं, दिस इज नॉट इस्लाम, हम इसको नहीं जानते। ऐसा कुछ लोग, कुछ बुरे लोग हैं। सबसे डेंजर जो है वो ये 90, क्योंकि ये 90 ने पैसा लगा के वो 5% टेररिस्ट क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि एक एरिया में रैंडम स्टैबिंग होगा तो अगले दिन सुबह वहां से 300 लोग प्रॉपर्टी खाली करके जाते हैं। ये जो अच्छा वाला है ना वो खरीदने आता है, समझ रहे हैं? जो आप बोल रहे हो ना, मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छा है, खरीदने वही आता है, टेररिस्ट नहीं आता है, समझ रहे हैं? ये आपको समझना है कि कैसे 50 कंट्रीज क्रिएट हुई है ना। तो वो ये 90 जो है वो इकोनॉमिक मॉडल बना चुके हैं कि रेडी वेल्थ मिलने वाली है, समझ रहे हैं? तो वो आएगा, रोएगा, बोलेगा भाईजान बहुत बुरा हुआ आपके साथ, हमारी कम्युनिटी में ना कुछ बुरे लोग थे, कितने में दे रहे हो? तो यही चीज कश्मीर में हुआ, यही बंगाल में, यही केरला में। इसी तरह 50 कंट्रीज बनी। लाइन में 10 शॉप है, पहला शॉप प्रीमियम में खरीदा जाता है, दूसरे में उसका भाईजान आएगा, 6 महीने बाद उसमें गाय कटेगी, बाकी की 8 शॉप मुफ्त में मिलने वाली है। तो ये जो 90 है ना, ये अच्छे मुसलमान है, समझ रहे थे? तो ये चीज मैंने इसराइल की फोर्सेस, उनकी कैबिनेट को भी समझाने की कोशिश करी, तो ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं। तो जब रेडिकलाइजेशन समझ में आएगा तो डी रेडिकलाइजेशन समझ में आएगा। तो रेडिकलाइजेशन ऐसे हो रहा है, 90+5+5 सबसे ऑनेस्ट, सबसे रिस्पेक्टफुल टेररिस्ट हैं, क्योंकि वो बेचारे झूठ बोल ही नहीं रहे। उससे बाद ये थोड़े कम, और ये तो बाप रे ये प्रॉपर्टी लेने आएंगे, समझ रहे हैं? तो किसी फ्राइडे के दिन आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलोकेट हो जाती है, फिर आपको 10 साल बाद पता लगता है। जी थैंक यू सो मच। जब आप आईटी सर्विस के बारे में बात कर रहे थे और एक लार्ज सेट ऑफ ऑडियंस हमारी आईटी सर्विस में है या तो उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी शक्लें मैं देख रहा था, थोड़े से वो हताश हो रहे हैं, कैसे आगे बढ़े। तो आपसे ही समझना चाहेंगे कि उनके लिए आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए। सो सबसे पहले आईटी के रेलेवेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। आईटी इज रेलेवेंट, टेक्नोलॉजी इज रेलेवेंट, बट आईटी ने अब जिस सेक्टर में वैल्यूएशन शिफ्ट होने वाला है वहां से आपको पेमेंट लेनी है। तो टेक का क्या यूज आप फार्मिंग में करोगे? टेक का क्या यूज आप डिफेंस में करोगे? टेक का क्या यूज आप स्पेस में करोगे, लॉजिस्टिक्स में करोगे? दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ आईटी सेक्टर नाउ, बजाय इसके कि यूएस का वह कुली वाला बैक ऑफिस और वह पेमेंट होने ही नहीं वाली। मतलब रेट का तो जाने 2-3 हो ना हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। क्लाइंट एक्सिस्ट ही नहीं करने वाला है, एक्सिस्ट ही नहीं करेगा तो पेमेंट आएगी कहाँ से? और उसका पस खाली है तो पेमेंट होगा कहाँ से? मतलब मोदी जी और ट्रंप के बीच इंडिया यूएस डील हो भी जाए, जब पेमेंट करने वाला गरीब हो चुका है, समझ में आ रहा है? तो होएगी कहाँ से पेमेंट? सो एभा इज हैपनिंग इस, और फिर ऐसा नहीं है। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम विथ द सेक्टर। जैसे बेंगलुरु के कुछ जो कंसल्ट करते हैं, मुझे तो अब तो सर जैसे सबको पता है, तो हंसते हंसते ले ऑफ होते हैं स्माइल देते हुए, बिकॉज पहले से सुना रहता है कि ले ऑफ होने वाले हैं।
वो तो जब मैं उनको पूछता हूँ कि क्या मतलब पैकेजेस तो अच्छे थे, सेविंग्स क्यों नहीं हुआ है, तो बोलते हैं अमेरिकन सब कुत्ता ले आते हैं स्क्रीन पर मंडे और फिर सुनाते हैं कि पूरे वीकेंड में पैसे कैसे उड़ा दिए। तो हमको भी कुछ स्टोरी बोलने का था तो हमने भी पैसे उड़ा दिए। दिस वाज द आंसर आई गॉट। ठीक है, तो हमारे कोई रिजर्व करेंसी नहीं है जो आपको छाप के दे देगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड किस सेक्टर को दूसरे सेक्टर को सर्व करना है और इंडिजीनस प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जो इनोवेशन अभी तक नहीं हो पाया राष्ट्र के लिए, जिसको हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी मूवमेंट बोलेंगे, वो करना है, तो उसके लिए जो एफर्ट्स डालने हैं आपको रियल रिसर्च और इनोवेशन के लिए, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। और ऐसा नहीं है कि फेसबुक जैसा फेसबुक बना दिया, नहीं, आपको फेसबुक से बेटर कुछ फीचर के साथ लॉन्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियस है इसलिए लोग शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला है। यू हैव टू ऑफर सम बेटर इनोवेशन देन व्हाट इज एग्जिस्टिंग, तो लोग शिफ्ट होंगे, सिर्फ मोदी जी के बोलने से शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ब्रिंग बेटर फीचर्स देन व्हाट इज एग्जिस्टिंग, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यंगस्टर्स। और नए मार्केट्स, चाइना, रशिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। हम चाइना +1 जो स्ट्रेची की बात करते हैं, आज भी हमारा काफी हैवी रिलायंस है ऑन चाइना फॉर इंपोर्ट्स। बट बॉर्डर पे अलग डिस्प्यूट चल रहे हैं। पिछले 3 महीने में चाइना ने WTO में ये 2 बार इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है फॉर पेटेंट इन्फिल्ट्रेशन। तो सर ये जो हाई ट्रेड लो ट्रस्ट मॉडल जो है ये कितना सस्टेनेबल है, और एक यूथ उसको किस तरीके से देखे, बिकॉज वो कंफ्यूज्ड है कि चाइना हमारा दोस्त है, पार्टनर है, दुश्मन है, क्या है एग्जैक्टली। सो अंडरस्टैंड दैट चाइनीज को अंडर शी जिनपिंग ये रियलाइजेशन आया है, वो भी कोविड और गालवान के बाद, गलवान इंसिडेंट होने के बाद की बात है ये। तो उनके टॉप पॉलिटो में जो 2 बड़े लीडर्स थे, दे वर प्रो एक्सपोर्ट्स, दोनों को शी जिनपिंग ने नवंबर 2022 तक हटा दिया। और पार्टनर है कि नहीं है उसका बहुत क्लियर प्रूफ आप ये मान सकते हो कि आमिर खान ने लास्ट मूवी रिलीज नहीं करी चाइना में, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट ही नोज के पार्टनर हैं। तो पूरा जो 3 खान ने 3 सेट ऑफ कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करके रखी थी, एक के पास पाकिस्तान UAE, दूसरे के पास ईरान सऊदी अरेबिया और तीसरे के पास टर्की और चाइना। और वो जो पूरा डार्क एक्टिविटीज बॉलीवुड का जो चल रहा था मुंबई में, उन सबको समझ में आ गया है कि दिस कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो वन ऑफ द प्रेडिक्शन आई हैव गिवन कि 3 में से एक खान विल बी कमिंग बैक बाय 2030। सो घर वापसी तो होनी चाहिए, और एटलीस्ट आई कैन सी 3 हीरोइन विच आर क्लियरली वर्किंग ऑन दिस डायरेक्शन। वन इज कैटरीना कैफ, सेकंड इज दिस सारा अली खान एंड देयर इज वन मोर। तो ये तीनों आपको मंदिरों में जाती हुई दिखाई देंगी। सो अ चंक ऑफ बॉलीवुड नाउ अंडरस्टैंड्स, क्योंकि 1971 के डॉलर के बाद जिन जिन लोगों को फेक पॉपुलैरिटी मिली थी उन सब का रिस्पेक्ट साफ हो चुका है। हर एक फेक चीजों का रिस्पेक्ट साफ हो चुका है, चाहे वो एक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, राइटर्स हो, नेता हो, सबके सब पूरी फेक क्रिएट की हुई इमेज साफ हो चुकी है। तो रिवर्सल नेचुरल है। तो तब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, अब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है ना, रिवर्सल तो दिख रहा है। सर एक चीज समझाइए, जैसे रशिया के पास मिलिट्री है, एनर्जी है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, रेयर अर्थ रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास अपना मैन पावर है, डेमोग्राफी है, क्या ये 3 देश मिलके एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम यूएस के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाएं? उसके पीछे क्या काम चल रहा है और कितनी सस्टेनेबिलिटी है? देखिए, मुझे जो समझ में आता है कि डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस में 3 नहीं है, 4 है। यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना, यही 4 है। इसका कारण यह है कि अगर आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करोगे तो जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो किसने पैसा बनाया है? तो वही रशियन ऑयल और गैस पे चाइना ने प्रीमियम चढ़ाया, इंडिया ने प्रीमियम चढ़ाया, अमेरिकी कंपनीज ने प्रीमियम चढ़ाया और वेस्टर्न सिटीजन्स को बेचा। तो जो पैसे बना रहे हैं वही पार्टनर्स हैं। इट्स सिंपल एज दैट। कैश फ्लोज का सिंपल नियम है, कैश जहां घूम रहा है दोज आर द रियल पार्टनर्स। स्क्रीन पे चाहे हेडलाइन कोई भी हो, ठीक है। तो रशियन ऑयल गैस पे बैन लगा के यूरोपियन सिटीजन्स और अमेरिकन्स को प्रीमियम किसने चाह के चार्ज किया? रशिया, चाइना, इंडिया और यूएस। तो चारों पार्टनर्स हैं डी डॉलराइजेशन प्रोसेस में। और पीओके, ताइवान, यूक्रेन और पनामा जैसे वो एक्सचेंज हो चुके हैं, मतलब प्रिंसिपली हो चुके हैं।
physically has to happen. This is my understanding. Okay, let me give disclaimer. US कैसे हो सकता है? US और ईसाई। जब कभी किसी कंट्री की बात करो तो आपको चीजें समझनी है। आप खाली US बोलोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। US डीप स्टेट, US गवर्नमेंट, US फोर्सेस और पॉलिटिशियंस किसकी बात कर रहे हो? अगर आप अमेरिकन सिटीजन्स की बात कर रहे हो तो उनको कोई नहीं पूछ रहा है। उनको पूछ के डॉलर को रिजर्व करेंसी नहीं बनाया गया था। उनको पूछ के, ना पॉलिटिशियंस को पूछ के, ना अमेरिकी सरकार को पूछ के, पीछे जो डिसीजन ले रहे थे वही थे। राइट, बिल्कुल वैसे अगर आप चाइना की बात करोगे तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हो, PLA की बात कर रहे हो, या चाइनीज सिटीजन की बात कर रहे हो। अगर आप पूरा कंट्री का नाम लोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, कौन से सेक्शन में कौन डिसीजन ले रहा है, कौन सा सेक्शन, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे US डीप स्टेट गोल्ड और सिल्वर क्योंकि एशिया में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ही ये है कि डीप स्टेट तय कर चुका है। मतलब अगर अमेरिकी कैंपसेस में इंडियंस को मारा जा रहा है या NRI के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा के कैंपसेस आपके घर पे आने वाले हैं, तो वहां से निकालेंगे तो तब तो आप यहां पर एडमिशन लोगे ना। समझ रहे हैं? तो बाय 2030 बहुत सारा वेस्टर्न ऑपरेशंस जिसको सरवाइव करना होगा वो शिफ्ट हो चुका होगा भारत में। अगर आप प्रधानमंत्री बॉडी लैंग्वेज अगर आप रीड करें तो प्रधानमंत्री जी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं तो वेस्टर्न कंपनी का लीडर आता है, साथ में बोला जाता है कि अगर इंडिया हेड चाहिए वरना मीटिंग नहीं मिलेगी। इंडिया हेड आता है, मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद वो वापस जाता है, वहां ले ऑफ अनाउंस करता है और यहां प्लान अनाउंस करता है। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? सो बाय 2030 जिस बिजनेसेस ने सरवाइव करना होगा वो भारत शिफ्ट हो जाएंगे। सर, सोशल मीडिया पे जैसे बहुत नैरेटिव चल रहे होते हैं, अभी जैसे वर्ल्ड वॉर 3 लॉर्डिंग करके बहुत एक चल रहा है काफी टाइम से, एक 2026 साल के विद्यार्थी को या फिर हम हमारे लिए भी और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी क्या चीजों का ध्यान रखा जाए और कौन से नैरेटिव को सही समझे, दैट इज वन ऑफ द वे। उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हमें सही नैरेटिव और सही फैक्ट सामने आए? नहीं, देखिए मीडिया की जो हेडलाइंस हैं उसको अगर आपको ट्रांसलेशन करना आ गया तो आप डिकोड कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे जनवरी में जब हेडलाइन आया कि ट्रंप रिट्रीट सपोर्ट फॉर H1B तो मैंने तुरंत ट्रांसलेशन दिया कि H1B पे डायरेक्ट एक्शन होगा। एग्जैक्ट उल्टा, बिल्कुल वैसे ही जब ईरान के ऊपर जब अटैक आया तो रशिया ने बोला कि रशिया के रिलेटेड हेडलाइन आया कि वी विल सपोर्ट फॉर अगेंस्ट दिस अटैक, राइट? तो कोई सपोर्ट आने ही नहीं वाला था। दैट इज द ट्रांसलेशन। तो हेडलाइंस का एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग है, वो अगर आपको ट्रांसलेट करने आ गया तो यू कैन डिकोड। दूसरा जो वर्ल्ड वॉर वाला चलते रहता है, पहले यह समझना है कि एक भी वर्ल्ड वॉर तो थे ही नहीं, दीवर यूरोपियन वॉर्स, वो वर्ल्ड वॉर नहीं थे। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन और बाकी के यूरोपियन पावर्स के पास 50 से ज्यादा कॉलोनीज कंट्रोल में थी, इसलिए सारे कंट्रीज को उसमें घसीटा गया। अगर आज मेरे को तुम वर्ल्ड वॉर की बात करोगे तो कौन सी कंट्री की सुन के कोई वॉर में घुसेगा? उनके पास 50 कॉलोनीज थी उनके पास, तो सबको ऑर्डर दे दिया कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। इट वाज यूरोपियन वॉर फंडेड बाय इंडियन टैक्स पेयर्स, बिना हमको पूछे। देयर वाज नेवर एनी वर्ल्ड वॉर। सो इस अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन अच्छा होगा तो मे बी वी कैन बेटर वेरीफाई द न्यूज और कैश फ्लोज आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उससे पहले लंदन की सारी बैंक्स के आगे लाइन लगी कि क्राइसिस की, तो आपको स्क्रिप्ट समझनी है। जैसे पहले वर्ल्ड वॉर हुआ, वन ट्रीटी ऑफ वर्सेसली करके यूरोप को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। उसके बाद स्पेनिश फ्लू आया, उसके बाद LGBTQ हुआ, मतलब जर्मनी में बर्लिन में सारे पुरुष लिपस्टिक और फ्रॉक पहन के घूम रहे थे। उसके बाद हिटलर आया, उसने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी और फिर गोल्ड का रिवॉल्यूशन आया। बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट अभी चल रही है। नियर डिफेंस यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया, उसके बाद इसकी जगह कोरोना आया, स्पेनिश फ्लू की जगह, और LGBTQ शुरू हो गया। फिर अब ट्रंप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, फिर गोल्ड रिवॉल्यूशन आएगा। सेम टू सेम सीक्वेंस, कोई चेंज नहीं है। सीक्वेंस में
जैसे वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं तो जो मेन लीडर्स है शी जिनपिंग, मोदी, सब 80-75 पहुंच गए। तो एक लाइफ स्पैन के हिसाब से फिर किसी को इधर उधर हो गया तो फिर वो सब वो प्रिडिक्शन वो समझ में, या फिर उन्होंने मैंने भी बीच में एक देखा था कि वो लोग कुछ अभी कुछ कोरियन प्रेसिडेंट वो सब बात कर रहे थे कुछ मेडिसिन या ऐसे कोई थोड़ा खींचने के लिए लाइफ के लिए, तो वो क्या ऐसे हैं क्योंकि सब अभी 10-5-10 साल में ही है। समझ नहीं आ रहा है क्या? आप तय रखें कि प्रधानमंत्री जी का एक और टर्म है, एक और टर्म है। और जहां तक शी जिनपिंग इज आल्सो नॉट गोइंग, वो पूरा फेक न्यूज चलता है। हर तीसरे महीने वो शी जिनपिंग को मार देते हैं न्यूज में। टोटल फेक, पूरा फेक चलता है। पुतिन के ऊपर कुछ हो गया, नो, टोटल फेक न्यूज, सारा फेक न्यूज है, सारी हेडलाइंस फेक है। हर तीसरे महीने शी जिनपिंग को हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ गिर गया, ये वो दवाई ले रहा है, ये वो नथिंग, हाउस अरेस्ट, उसके घर पे मिसाइल जा रही है, कुछ नहीं हुआ। चाइना में तो स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए, इतना बता रहा हूं भाई। जैसे अभी पर्सनल लोन के डाटा आए हैं जिसमें यह कहा गया कि 27% जो पर्सनल लोन लिया गया वो ट्रैवलिंग के लिए और लग्जरी स्टेज के लिए लिया गया। इंडिया की बात है ये। तो क्या लगता है आपको कि हम वापस वही अमेरिकन स्टाइल में ही स्पेंड कर रहे हैं? इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, यंगस्टर्स में अब्राहमिक इकोनॉमिक्स के ऊपर क्लियर उनको नैरेटिव्स ही सोशल मीडिया पे हर जगह पे ऐसे सेट किया गया है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, वैसे सिंगल चाइल्ड और 2 चाइल्ड मैक्सिमम, तो दादा दादी का सारा पैसा उनको आना है, पता है उनको। नाना नानी का पैसा भी उनको ही मिलना है, उनको पता है। सर, दिस इज एग्जैक्टली वाई जब न्यूज आता है कि इतने बिलियनर्स भारत छोड़ के मिलियंस जाना चाह रहे, तो ये जो जाना चाह रहे हैं ये वो लोग हैं जो स्पेंडिंग में मानते हैं। इनको वो फायर है ही नहीं बिजनेस बिल्ड करने की। इनके दादा ने मेहनत करके बिजनेस बिल्ड कर लिया, 3rd-4th जनरेशन आते आते वो फायर जा चुका है। वो खुद कंज्यूमर बन चुके हैं, उनको खाली शॉपिंग में इंटरेस्ट है, उनको वो मेहनत किसाई कुछ करना ही नहीं है। सो दिस शोज के कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का गैप रहा है। व्हिच इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से ये हाई कंजम्पशन वाली लाइफस्टाइल, वन लाइफ वाला सिंड्रोम जो है बीमारी हो चुकी है। इसका क्या इफेक्ट आएगा? इसका बहुत क्लियर इम्पैक्ट है। मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर हमारा बर्थ रेट और सेविंग्स नहीं इंप्रूव हुआ तो 2050 के बाद प्रॉब्लम इकोनॉमी को आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एआई अपना प्रोडक्ट खुद थोड़ी कंज्यूम करेगा। जब तक ह्यूमन कंज्यूम नहीं करता है तब तक प्रॉफिट होना ही नहीं है। तुम कुछ भी ऑटोमेशन कर लो, ऑटोमेशन से प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन सेल करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए तो किसी ह्यूमन ने कंज्यूम करना है ना। तो अगर आपका बर्थ रेट जा चुका है तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। वेल्थ ओनली पासेस बाय बर्थ रेट, बाय इनहेरिटेंस, और कोई तरीका नहीं है वेल्थ पास ऑन करने का वर्ल्ड का। तो जिनके भी बर्थ रेट मेंटेन है, वेल्थ उसी के हाथ में जाएगी। वो छीन के ले जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू ले जाएगा या इनहेरिटेंस के थ्रू। तो जिन्होंने बर्थ रेट मेंटेन किया, वेल्थ उसके हाथ में जाएगी। बहुत क्लियर है। सर, एक सवाल था कि जैसे आपने बताया कि 2030 के अंदर 2030 या 35 तक ज्योग्राफिकल जो भी कंट्रीज है उनके कुछ ना कुछ डी-डॉलराइजेशन के कारण जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो जिसके कारण वर्ल्ड मैप भी थोड़ा चेंज हो सकता है। तो भारत का मैप कहां से सुधर मतलब चेंज हो सकता है? आप कुछ प्रेडिक्शन करोगे? देखिए, 2030 से पहले पीओके, भूटान और बांग्लादेश का कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है, तीनों का 2030 से पहले। और सर, गोल्ड और सिल्वर का आज का प्रेडिक्शन सर बताओगे? गोल्ड और सिल्वर बहुत क्लियर है कि जब तक मतलब अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन ट्रिजेक्ट्री ऊपर की है तब तक, जब तक रूपी एप्रिशिएट होना शुरू नहीं हो जाता तब तक ट्रिजेक्ट्री ऊपर की है। और गोल्ड और सिल्वर को 40 साल से आर्टिफिशियली सप्रेस करके रखा गया था। सो इट इज वेरी नेचुरल कि वो स्पिन टूटेगी, ऑलरेडी छूट चुकी है। सिल्वर में तो हो ही चुका है, बट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट आएगा जब अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हो वेल्थ मैनेजमेंट की, तो एक पॉइंट पे सिल्वर निकाल के यू शुड बाय गोल्ड, बट फॉर दैट सिल्वर हैज टू रीच दैट पॉइंट एटलीस्ट टू 280 और 3 लाख के आसपास पहुंचता है। उसके बाद आप कर सकते हो ऐसा, यू सेल सिल्वर एंड बाय गोल्ड। रूपी एप्रिशिएट कब होगा सर? रूपी एप्रिशिएट
वेल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस लास्ट क्वार्टर, लेकिन इंडिया यूएस का डील नहीं हो रहा है। दूसरा क्राइसिस स्टार्ट होना है बैंक ऑफ जापान से, तो उनके एक प्राइम मिनिस्टर तो भाग गए। ही डिडंट डू जो क्राइसिस स्टार्ट करने के लिए करने का था वो नहीं किया। बट 2026 फॉर श्योर द फर्स्ट एप्रिसिएशन हैज़ टू कम। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।